अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे और जो हमारा कोर्स का कंटेंट भी है, दैट इज व्हाट टीम्स एंड ऑपरेशनल हियरार्की। अच्छा, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वार्ड में कुछ डिफरेंट टीम्स जो काम कर रही होती है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके ऑपरेशनल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना और उनका टीम वर्क कैसे पेशेंट का आउटकम बेहतर कर सकता है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने गाड़ी तो चलाई होगी, गाड़ी यूज भी की होगी। अगर एक गाड़ी में फॉर एग्जांपल मैं एक आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आप इसको देखें और मुझे बताएं कि ये एक इंजन है जो खुला हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग हैं इसके। विल दिस वर्क आउट? नहीं। सही है, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये इंजन, लेकिन ये डिफरेंट पार्ट्स में पड़ा हुआ है, तो मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर ये असेंबल्ड है, असेंबल्ड इंजन से मुझे बेनिफिट मिलेगा। मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ, इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है। जो 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 डिफरेंट टीम्स हैं हमारे पास वार्ड में जो काम कर रही होती हैं, उन टीम्स को अलग अलग अगर रखेंगे तो हम आउटकम नहीं ले सकते। हमें आउटकम लेने के लिए असेंबल्ड होना है, मिंगल्ड अराउंड होना है, टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करना है। अब हॉस्पिटल जो है ना, उसको एक तस्वीर करें कि वो एक इंजन है। सही है। हॉस्पिटल इंजन में कौन कौन होते हैं? लोग होते हैं, फ्लोज होते हैं, और चेन ऑफ केयर होती है। पीपल कंप्राइजेज ऑफ ऑल ह्यूमन रिसोर्स जो वहां मौजूद है, और मरीज। फ्लो वो है जो आपके प्रोसेस मैपिंग है, और केयर की कंटिन्यूएशन जो है वो एक हॉस्पिटल का मकसद होता है। इस इंजन का ऑपरेटर कौन होता है? इस इंजन का ऑपरेटर वार्ड टीम होती है। क्योंकि यहाँ हम स्पेसिफिकली वार्ड की बात कर रहे हैं, तो वार्ड की टीम जो होती है वो इंजन ऑपरेटर होती है फॉर इनपेशेंट यूनिट्स। अब एक कोड, एक कंटेंट ऊपर मैंने लिखा है कि जस्ट लाइक अ कार इंजन, एवरी पर्सन एंड प्रोसेस इन अ हॉस्पिटल प्लेज अ रोल। इफ वन पिस्टन मिसफायर और ऑयल इज नॉट फ्लोइंग, द होल इंजन स्ट्रगल्स। बहुत आसान सी बात है और बहुत कॉमन यूज की बात है कि अगर हमारी गाड़ी में अगर एक प्लग खराब हो जाए तो गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देती है। ऑयल अगर कम हो जाए तो गाड़ी में एक ऑयल की लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, जो आपको बता रही होती है कि ऑयल आपका कम हो गया और इंजन की परफॉर्मेंस वीक हो रही है। आपकी एक कॉइल ब्रेक हो जाए तो गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएगी। तो दिस मीन्स कि अ कंप्लीट असेंबल्ड इंजन नीड्स, के उसकी ज़रूरत है हमें कंप्लीट असेंबल्ड इंजन की, जो हमारा फंक्शन को रवा रखे। तो जो हॉस्पिटल के अंदर ये तमाम लोग हैं जो उस वार्ड के अंदर मौजूद हैं, वो उस इंजन की मानिंद हैं कि वो इंजन परफॉर्मेंस देता रहे। सही है। अब अगर एक तरफ मैं इंजन कंपोनेंट रखूँ और दूसरी तरफ मैं हॉस्पिटल के कंपोनेंट रखूँ, तो कैसे इक्विवेलेंसी बनती है? वो ये मेरी अपनी एक सोच है, जो मैंने इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। जो इंजन ब्लॉक है वो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हॉस्पिटल का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको इंजन ब्लॉक का आप तस्वर कर लें। जो फ्यूल है वो पेशेंट्स हैं और इंफॉर्मेशन है जो आपके पास फ्लो होके आ रही है। जो उस इंजन के अंदर पिस्टन्स लगे हुए हैं, वो हमारी टीम है इंटरनल वाली, जिसमें डॉक्टर, नर्सेस, सपोर्ट स्टाफ सब मौजूद हैं। गियर्स एंड ट्रांसमिशन इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम। ऑयल जो है वो कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है। कूलिंग सिस्टम इज ऑलवेज लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। और जो डैशबोर्ड इंडिकेटर्स हैं, जो आपको एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिखाता है स्पीडोमीटर के, इतनी स्पीड हो गई है, ये ऑयल की लाइट है, ये बैटरी की लाइट है, वो आपके केपीआई क्लिनिकल मैट्रिक्स हैं। सही है जी। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है या कोई चीज समझनी है तो पूछ ले। मैंने हॉस्पिटल की वार्ड टीम्स को एक इंजन, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इंजन के तौर पे इसको समझा सकता हूँ ज्यादा बेहतर। इसी तरह क्रिकेट टीम्स की एग्जांपल है, टीम कोऑर्डिनेशन होती है। इसी तरह कोई भी स्पोर्ट्स देख लो, उसमें और कोऑर्डिनेशन के बगैर काम नहीं होता। तो इसी तरह हॉस्पिटल वार्ड में विदाउट कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन काम नहीं हो सकता। सही। इससे आगे चले तो वार्ड टीम हिरारकी में होते कौन कौन लोग हैं? वार्ड में कौन कौन लोग होते हैं? वार्ड में आपके कंसल्टेंट्स होते हैं, जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। रजिस्ट्रार होते हैं, सीनियर रजिस्ट्रार होते हैं, सीनियर रेसिडेंट्स होते हैं।
जूनियर रेसिडेंट्स हाउस ऑफिसर होते हैं, नर्सेज इंचार्ज होते हैं, स्टाफ नर्सेज होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है, अलाइड टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ भी मौजूद होता है। ये तमाम टीम्स मिलके एक वार्ड की टीम बनती हैं। इनके रोल्स क्या क्या हैं? इनके रोल्स हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं उनका काम है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, पेशेंट आउटकम को बेहतर कैसे करना है, पेशेंट की केयर कैसे करनी है, ये सारी चीजें उसमें वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। सीनियर रजिस्ट्रार जो होते हैं वो राउंड को लीड्स कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज के साथ। जूनियर डॉक्टर्स जो होते हैं वो डे टू डे क्लिनिकल टास्क, एडमिशंस, डिस्चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन, इस पे ज्यादा फोकस होते हैं। नर्सिंग इंचार्ज जो है वो सिर्फ सुपरविजन करती है, रिसोर्स एलोकेशन देख रही होती है, कम्युनिकेशन बिटवीन नर्सेज एंड डॉक्टर्स बेहतर हो, ये सारी चीजें। जो स्टाफ नर्स होते हैं वो डायरेक्ट बेड साइड केयर एंड मॉनिटरिंग पर डिपेंड होते हैं, बेस्ड होते हैं। उनके पास कुछ एलोकेटेड बेड्स होते हैं जिसके ऊपर उनको डायरेक्ट उनकी बेड साइड केयर करनी है। और जो सपोर्ट स्टाफ है वो उसमें बेड टर्नओवर भी होती है, लॉजिस्टिक्स भी डील कर रहे होते हैं, क्लीनिंग भी डील कर रहे होते हैं। सही है, ये सारी चीजें डील कर रहे होते हैं और आपको सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो ये पूरी एक हिरार्की है जो कंबाइन होके कंप्लीट वार्ड की टीम बनती है। अब यहाँ पे मैं कुछ अपना रिसर्च कर रहा था। अब इस वर्ड हिरार्की के हिसाब से तो मुझे एक स्टडी मिली। ये अपना स्टडी है एनवायरमेंटल साइंस की, जो वेदर फोरकास्टिंग पे काम होती थी। और ये 1960 में एडवर्ड लॉरेंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्टडी अपनी की थी। बेसिकली वो प्रिडिक्शन मोड मोड एनालिसिस और वेदर एनालिसिस कर रहे थे। तो उनकी जो पूरी स्टडी में जो कंटेंट मौजूद है उसमें बताया गया कि उन्होंने ये बताया कि जी वो वेदर्स की रिकॉर्डिंग्स करते थे। न्यूमेरिक डिजिट्स में उनकी कोई रिकॉर्डिंग फॉर्मेट होता है जो एडवर्ड लॉरेंस फॉलो करते थे प्रिडिक्शन मॉडल के लिए कि नेक्स्ट वेदर की फोरकास्टिंग्स कैसे होंगी। तो उसमें उनके पास एक रीडिंग आई 0.506127 और उन्होंने उसको टाइप किया 0.506। अब देर इज नो मेजर डिफरेंस इन इट अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से जाए। इट्स अ वेरी टाइनी डिफरेंस। 0.506 0.506127 और 0.506। मैं चैट में भी ये वैल्यू लिख देता हूं ताकि लोग उस पर कंपेयर करें। ये एक्चुअल रीडिंग थी और जो उन्होंने टाइप की रीडिंग सिस्टम में वो थी 0.506। इससे हुआ क्या? अगर आप इसको कैलकुलेटर में भी चेक करेंगे तो ये राउंड ऑफ होकर 0.506 ही हो जाएगा। इससे एक कंप्लीट डिफरेंट वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि रीडिंग थी 506127, उन्होंने टाइप किया 506। एक कंप्लीट डिफरेंट वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट आ गई सामने जो एक्चुअल फोरकास्ट के हिसाब से नहीं थी। तो दिस मेड हिम रियलाइज दैट अ टाइनी चेंज इन एनी इनिशियल कंडीशन कैन कॉज डिफरेंस इन द आउटकम। सही है, एक माइनर सा चेंज, एक जर्रा बराबर भी चेंज जो है ना वो आपका आउटकम चेंज कर सकता है। तो इन्होंने एडविन डोरांस ने इसको इस तरह तशबीह दी और उसने अपनी स्टेटमेंट में लिखा कि अगर एक तितली अपना पर हिलाएगी ब्राजील में तो क्या टेक्सास में टोर्नाडो आ जाएगा? सही है। तो इसको इन्होंने नाम दिया बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर हम इसको हॉस्पिटल सिनेरियो में देखें तो अ डिले इन डिस्चार्ज। सही है, फॉर एग्जाम्पल एक डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर एक साइन होना है, सिग्नेचर मिस हो गया, डिस्चार्ज डिले हो गया, बेड आपका होल्ड हो गया, तो आपका इमरजेंसी से जो थ्रू आउटपुट आना था वो स्लो हो गया। दिस रिजल्ट्स क्या? इमरजेंसी में क्राउडिंग। सही है। इट्स अ वेरी सिंपल इम्पैक्ट कि एक साइन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल एक मेडिकेशन डिस्चार्ज मेडिकेशन देनी थी और नर्स ने डिले कर दिया बताने में फार्मेसी को कि जी ये एंटीबायोटिक डिस्चार्ज पे लग के पेशेंट डिस्चार्ज होगा। नाउ डिले इन डिस्चार्ज, व्हाट हैपेंस? डिले इन मेडिकेशन रिसीविंग प्रोसेस, उसकी वजह से वो बेड होल्ड हुआ, डिले हुआ डिस्चार्ज में। आपका नीचे से जो फ्लक्स उस बेड पे आना था, जो आपका इनपुट था, किसी का आउटपुट था और आपका इनपुट था, वो ओवरक्राउडिंग की नजर में बदल गया। तो इसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट।
हालांकि अगर देखा जाए तो तितली बहुत छोटी सी चीज है, अल्लाह ताला ने बहुत छोटी मखलूक बनाई है, लेकिन जस्ट अ वेरी सिंपल कॉज कैन इम्पैक्ट अ ग्रेट आउटकम, उसके आउटकम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए एडविन लॉरेंस ने इसको, इस थियरी को बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से टाइटल दिया। और उसमें उसने ये जो स्टडी है उसकी, ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, डिफरेंट वेबसाइट्स पे हैं। और उसने कहा स्मॉल डिले इन वन नोड रिपल्स थ्रू द एंटायर सिस्टम। तो आई होप कि बटरफ्लाई इफेक्ट का आपको अंदाजा हुआ होगा कि क्या है। यस सर। अब रियल लाइफ एग्जांपल में आए अगर, तो मैं यहाँ बताऊँ, मायो मायो हॉस्पिटल में, ये मुझे एक डेटा से मिली है पंजाब हेल्थ कमीशन के। मायो हॉस्पिटल में हाई ऑक्यूपेंसी, मतलब अगर कोई 15 मिनट का डिले है ना पेशेंट के ट्रांसफर में, तो वो आपका 15 मिनट का डिले की वजह से 1200 मरीजों पे एक इम्पैक्ट आता है। वन स्मॉल डिले मल्टीपल मल्टीप्लाइज अक्रॉस 1200 मरीज। सही है। ये इन्होंने पंजाब हेल्थ कमीशन की कोई स्टडी है, उसमें ये चीज मेंशन की है कि अगर मायो हॉस्पिटल में नॉर्मल रूटीन टाइम से 15 मिनट डिले भी अगर रिकॉर्ड किया जाए ओवरऑल, तो पेशेंट ट्रांसफर फ्रॉम ईआर, वहां पे क्राउडिंग इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट अराउंड 1200 मरीजों पे है। हम नॉर्मली डेली बेसिस पे बैठते हैं, हम अपने वार्ड्स में होते हैं, हम अपने हॉस्पिटल में होते हैं। डिड वी एवर थॉट ऑफ दिस माइनर इम्पैक्ट कि ये 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का डिले कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा। उसकी जो मुझे जो मेरा अपना एक तजुर्बा है या मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम आइसोलेटेड बेस पे काम करते हैं। ये मेरा वार्ड है, मैं इसको देख रहा हूँ। ये इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी की टीम देख रही है। वो फार्मेसी है, वो फार्मेसी देखेगी। वी हैव नॉट रिव्यूड हॉस्पिटल एज अ होलिस्टिक पिक्चर। जब तक हम उसको पूरे को नहीं देखेंगे, तो हम अपना कभी भी आउटकम 100% बेहतर नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव डिपेंडेंसी फैक्टर्स। वार्ड का डिपेंडेंसी फैक्टर जो है वो, अगर मैं बिल्कुल लोअर लेवल से शुरू करूं तो एक क्लीनर पे भी है, एक उस वार्ड असिस्टेंट पे भी है, फार्मेसी की सप्लाईज पे भी है, लैब रिजल्ट्स पे भी है, और नर्स पे भी है, और फिजिशियन पे भी है। इफ देर इज अ डिले ऑफ प्रोसेसेस इन एवरी, एक एक मिनट का डिले भी अगर आप सब प्रोसेस में काउंट करना शुरू करते हैं ना, तो अल्टीमेटली 15 मिनट का डिले बन जाता ही है। सही है। और उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कल हमने देखा था अपनी प्रेजेंटेशन में कि हमारे पास एक फिजिशियन के ऊपर तकरीबन 700-800 पेशेंट का, 750 पेशेंट का डब्ल्यूएचओ कोड करता है लोड है। सही है। तो दिस थॉट, अब आप ये देखें कि आपका टाइम सीरीज इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी जो कहते हैं, टाइम मोशन सीरीज एनालिसिस जो आप करते हैं, या टाइम स्टडी मैपिंग करते हैं, या लीन मैनेजमेंट की बात करते हैं, वैल्यू एडेड मैपिंग, वैल्यू नॉन वैल्यू एडेड मैपिंग की, ये सारी चीजें की इसलिए जाती हैं कि आप नॉन रिसोर्सफुल टाइम को, जिसके अंदर आपकी रिसोर्स की नॉन यूटिलाइजेशन है, आप उसको मिनिमम करें और उसका इम्पैक्ट बेहतर करें। अब अगर मैं इसको कॉरपोरेट वर्ल्ड से लूं, हॉस्पिटल वर्ल्ड में, कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज में क्या है, अगर कोई प्रोजेक्ट स्टेप की अप्रूविंग डिले है तो उसकी लॉन्च डिले करेगा। अगर इसको हम हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो अगर कोई लैब रिजल्ट डिले है तो डिस्चार्ज डिले होगा, डॉक्टर का डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगी। अगर सप्लाई चेन में पुअर कम्युनिकेशन है, गैप्स हैं, तो प्रोडक्शन होल्ड हो जाएगी। सही है। अगर मैं इसको हॉस्पिटल में देखता हूं तो मैं किस तरह देखता हूं कि हैंड ओवर्स, जो हैंडिंग ओवर हम करते हैं, अगर उसमें कोई इनकम्प्लीशन है या वो मिस है, तो पेशेंट की केयर पे इंपैक्ट आता है उसका। सही है। अगर वहां पे कोई कस्टमर का डेटा, रॉन्ग डेटा इनपुट हो गया तो कस्टमर लॉस हो जाएगा। यहाँ पे रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन की वजह से मेडिकेशन एरर आ जाते हैं। तो अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी देखें, कॉर्पोरेट एनालॉगी को और हॉस्पिटल एनालॉगी को, तो आप ये इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी जो हिरार्की डेवलपमेंट है ना, और जो कोऑर्डिनेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आप का एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, आगे चीजें लिखी हुई हैं बिल्कुल, वो बटरफ्लाई इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप अपने मेडिकल वार्ड के बारे में सोचें, जिस वार्ड में आप काम करते हैं, वहां पे एक डिले, एक रिपोर्ट फाइल नहीं हुई, या एक हैंडओवर मिस हुआ, डिस्चार्ज हुआ, तो आपका पूरा एंटायर सिस्टम जो है ना, डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट तक आपको, वो आपको क्रिएट करता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो लोअर डाउन स्ट्रीम रेंज तक जाएगा। सही है। जिसकी वजह से आप ओवरक्राउडिंग देखेंगे, एक्सटेंसिव लेंथ ऑफ स्टेज देखते हैं,
जिसकी वजह से पेशेंट डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है, और उसी की वजह से स्टाफ बर्नआउट भी शिकार हो जाता है, उसी की वजह से इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज क्रिएट होती हैं। तो जस्ट थॉट, अब मैं यहाँ पे आप लोग से एक सवाल करता हूँ कि मुझे बताएं कि आप नॉर्मली अपने वार्ड्स में रोज जाते हैं, रोज देखते हैं, तो आप कौन कौन से डिलेज अभी बता सकते हैं जो आपने पिछले एक हफ्ते में ऑब्जर्व किए हो, जिनको हम मिटिगेट करके बेहतर आउटकम ला सकते हो, जिनकी वजह से हमें पता है कि आज इस डिले को मैंने कंट्रोल कर लिया अभी, जो राइट नाउ हो सकता है, तो ये चीज मेरे लिए बेहतर हो जाएगी। आप चैट में इस पे कमेंट करें, जवाब दीजिए, या ओपन फोरम के तौर पे आप यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कस करना चाहें तो वो बताएं। तो जस्ट स्मॉल डिले जो आपने पिछले एक हफ्ते में ऑब्जर्व किया हो। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये डिलेज हैं गवर्नमेंट सेटअप में, ये एक रूटीन मैटर है और उसकी बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से एक रीजन ओवर क्राउडिंग और जो एचआर की डेफिशिएंसी है, ये एक बहुत बड़ी रीजन है। तो इस चीज़ों को भी हमें इसके लिए देखना पड़ेगा कि ये डिलेज समटाइम्स नेचुरल होते हैं। सही। अब हमारे पास वार्ड बॉय, मेरे पास एक वार्ड में एक है, उसने कॉल लेके जानी है अटेंड कराने के लिए। अब मुझे हम्म। बताएं कि वो बेचारा एक वार्ड बॉय कैसे पूरे हॉस्पिटल में लेके 4-5 मरीजों की कॉल लेके जाएगा? जाहिर है डिलेज तो आएंगे सर इसके। सर बिल्कुल, देखें आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि आपके पास इम्प्रॉपर यूटिल अपना इम्प्रॉपर रिसोर्स है। सही है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि क्योंकि देखें आप लोग मेजर जो यहाँ कम्युनिटी अभी हमारे साथ है, उनका कहीं ना किसी लेवल पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ताल्लुक है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर ताल्लुक है। तो आई नो कि वहां पे रिसोर्सेज आपको नहीं यूटिलाइज हो सकती, बट रिसोर्सेज एक्स्ट्रा नहीं मिल सकती। आप बोलेंगे जी मेरी रिक्वायरमेंट तो 3 वार्ड बॉयज की है, मुझे मिला हुआ एक है। अब आप उसमें बताएं कि क्या आपके पास कोई और ऐसी रिसोर्स है जिसको आप एज अ टारगेट ओरिएंटेड कोई टास्क असाइन करके वो काम करवा सके। उसमें सर यही है कि हम पेशेंट के अटेंडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम जो है अपना यही मेन बचता है कि चाहिए उनके अटेंडेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया जाए, उनको दूसरे वार्ड में भेज दिया जाए, कॉल दे के भेज सकते हैं उनको। सर देखें, अब आपने सोल्यूशन भी बताया कि जी मैं अटेंडेंट इन्वॉल्व करता हूँ। मेरी नज़र में सोल्यूशन है कि जी मैं अपनी जूनियर टीम, जो मेरे हाउस ऑफिसर्स हैं, मेरे जूनियर रेसिडेंट्स हैं, मैं उनको इन्वॉल्व कर सकता हूँ। सही है। एटलीस्ट मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने 4 से 5 डिले जो मुझे नजर आ रहे हैं कि रोज होते हैं, और इसकी वजह से मेरा डिस्चार्ज डिले हो जाता है, और मेरे वार्ड का जो है वो ऑक्यूपेंसी रेट कम है, लेंथ ऑफ स्टे ज्यादा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी टीम में से जो मेरी डायरेक्ट हिरारकी रिपोर्टिंग टीम है, मैं उसमें से कुछ टास्क असाइन कर दूं उन लोगों को कि ये 1 महीना आप इस टास्क को एज अ केपीआई लेके चलें, और उसके बाद हम उसको मेजर करेंगे और उसका आउटकम देखेंगे। इफ इट इज एप्लीकेबल देन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आगे बात कैसे करनी है, वो डिस्कस हो सकता है, वो पोर्ट्रे भी हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन भी हो सकती है। सही है। बट हाँ, डिलेस की वजह से चीजें मिस होती हैं। डिले, एक छोटी छोटे 1-1 मिनट का डिले भी जो है ना, वो कम्युलेटिव पिक्चर में बहुत बड़ा नजर आता है। मकसद मेरा यही था कि आपको वो डिले का इम्पैक्ट समझ में आ जाए कि क्या हो सकता है। जी। तो हम आगे चलते हैं। अब देखें, ये ऑपरेशनल फ्लो है। सही है, एक आपका वार्ड का, जिसको हम कहते हैं कि जी वार्ड में ये एक्टिविटीज हो रही होती हैं। सही है। अब पेशेंट आता है ईआर में या डायरेक्टली थ्रू ओपीडी एडमिट होता है, उसका असेसमेंट ट्रियाज होता है, उसको एक वार्ड में असाइंड हो जाता है बेड। फिर क्लिनिकल राउंड शुरू होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, डायग्नोस्टिक्स बनती हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होती है, प्रोसीजर्स हैं। फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज का प्रोसेस आ जाता है। फिर आप डिस्चार्ज कर देते हैं या पेशेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, फिर बेड क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, फिर नया मरीज वापस आ जाता है। ये एक साइकिल है जो आप डेली बेसिस पे वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, और यही साइकिल मोर और लेस सब जगह सेम ऐसे ही रहता है। सही है। अब इस साइकिल में मुझे, जो आप लोगों का टास्क है, अभी नहीं, अपने वार्ड्स में जाइएगा, ये एक साइकिल की पिक्चर अपने पास रखिएगा, और इसमें ये देखिएगा कि जी असाइनमेंट टू राउंड हाउ मच टाइम, आप टाइम लिखना शुरू करें। राउंड के बाद ऑर्डर और डायग्नोस्टिक्स में कितना टाइम होता है, फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में कितना टाइम होता है, ये एक मरीज के ऊपर आप टाइम मोशन स्टडी करें। सही है। और उसमें से गैप्स आइडेंटिफाई करें।
मेरा अपना एक्सपीरियंस एज एन ऑपरेशन मैनेजर, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब आप टाइम स्टैंपिंग करना शुरू कर देंगे, अपने प्रोसेस के, हर प्रोसेस की टाइम स्टैंपिंग करेंगे, तो आपको बहुत सारे गैप्स नजर आएंगे, और वो गैप्स वो होंगे जो एलिमिनेट हो सकते हैं, इमीडिएट एलिमिनेट विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिसोर्स एलोकेशन। तो आपको एक चीज नजर आएगी और उससे आपका आउटकम बेहतर होना शुरू होगा। आपका वेस्ट टाइम जो होता है ना, जिसको हम वेस्ट टाइम कहते हैं, WASTE, वेस्ट टाइम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत काम किया गया है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में भी काम हुआ है, हॉस्पिटल में भी काम हुआ है। एक काइजन थियरी कहलाती है, जो सिक्स सिग्मा और लीन मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। काइजन थियरी सबसे पहले टोयोटा कंपनी ने इंप्लीमेंट की थी, और उन्होंने अपना वेस्ट नॉन वैल्यू एडिड को कन्वर्ट किया था वैल्यू एडिशन में। सही है। तो दैट इज एन एप्लीकेबल थियोरी, और हॉस्पिटल में भी काइजन थियोरी पे काम हुआ है, और लोग दुनिया में काम हुआ है। तो ये आप अपने प्रोसेस से टाइम स्टैंपिंग करें, टाइम स्टैंपिंग करने के बाद अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करें। डू इट फॉर 1 पेशेंट, 2 पेशेंट, 3 पेशेंट, और आपको अंदाजा होगा कि इसमें से कुछ चीजें निकल रही हैं। इस प्रोसेस में अगर आपके पास, आपके डिपार्टमेंट में कुछ और काम होता है, तो ऐड ऑन दैट प्रोसेस एज वेल। मैंने जेनेरिक एक प्रोसेस रखा है कि जो काम हो रहे होते हैं, सही है, इसके अंदर आपके डिपार्टमेंट में कुछ और काम हो रहा होता है, तो आप वो प्रोसेस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब ये एक वीडियो है जो हम यहाँ पे देखते हैं, आप इसको देखें और फिर मुझे बताइएगा क्या है। No worries, wait. So this lady just come in with left-sided chest pain. She's brought in by QAS, was given morphine, GTN. She's been seen by the cardiology team and has been admitted and is waiting for a telemetry bed. So she has got PRN medications written up there. She's had an ECG attended to. Admission ready checklist has been finished. There's a front assessment sheet and an ADS chart. Just gonna imagine. Okay. PRNs are written out. Yeah. And signed for obstacle recently. 1 hour ago was a recent set of ops. Okay, cool. We'll move on to the next patient. Okay. Thanks. The number you have dialed has been changed. The new number is Hello, Jane. Hi. I'm just handing over to the girls for the afternoon shift. So this is Andrea and How are you? Linda. Hi. Thank you. Jane. Jane, I'm just going to do an ID check just to make sure I have the right patient here. So I have Jane Smith is on the corner of Armstrong and Logan Lee Road, Meadowbrook. What's your date of birth? 1st of 5th, 1950? Yeah. And it's got that you're allergic to penicillin. Yes, What that's right. happens when you have penicillin? Anaphylaxis. No, we won't give you that then here. Cool, thank you. No worries. Okay, girls. So Jane's come in today with 3 out of 10 chest pain with QAS. She was given morphine and GTN with QAS and has been pain-free since in the ED.
She has had an ECG attended to and has been admitted by the cardiology team. She's just waiting for a tele bed upstairs. So I've started an ads chart. The ready checklist is done. Medications are charted with PRNs. We've signed for those. Jane, you don't take any regular medication? No. And last set of ulcer was done 1 hour ago. Okay. Just going to check our oxygen and suction. So that's all working. Jane, do you have any pain at the moment? No more pain. And do you have any questions for us? No, I'm all good, thank you. Okay. We'll just finish handover and I'll come back and make sure you're all ready to go to the ward. Okay, lovely. Thank you. Thanks. जी, इस वीडियो को देख के क्या चीज आप लोगों को समझ में आई? Sir, handover should be detailed and thorough and Hmm. cover all the aspects of patient care, including the equipment and patient's complaint and anticipated treatment and complications. सर, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, आई एग्री विथ योर पॉइंट। टीम वर्क आपने देखा, इसके अंदर टीम वर्क था। फिजिशियन एंड नर्स एक साथ उस पेशेंट का हैंडओवर ले रहे हैं, तो देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप इन इट। जी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं बहुत सारी चीजों की। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन हैंडओवर ये वार्ड में डेली बेसिस पे होती हैं। हम बात कर रहे हैं वार्ड हिरार्की की, वार्ड ऑपरेशनल और वार्ड हिरार्की की, वार्ड ऑपरेशन एक्सीलेंस की। तो हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर जो स्टैंडर्ड है ना, ये प्रैक्टिस है और सब जगह होती है, हर वार्ड में होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सेटअप हो या प्राइवेट का हो। सही है। अब जो दुनिया में बताया जाता है कि जी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, बेड साइड हैंड ओवर आप करें। सही है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थ्रू अलर्ट्स या उसके थ्रू बता दें। कोई चेकलिस्ट है तो वो चेकलिस्ट को वगैरह को यूज करें। सही है। मोबाइल फोन्स और इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें ड्यूरिंग हैंड ओवर। सही है। कोई समरी है या कोई ऐसी चीज है उसको चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर दें या लिख दें। सही है। और फिक्स हैंड ओवर टाइम ब्रैकेट्स बनाएं अपने। हम जब वार्ड में आप फिक्स हैंड ओवर टाइम ब्रैकेट्स बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हर बंदे को पता होता है कि जी इतने बजे हैंड ओवर होगा, इस टीम से इस टीम को होगा। तो उसमें वो लोग सारी अपने पेंडिंग टास्क कंप्लीट कर लेते हैं और वो पेंडिंग टास्क कंप्लीट करने के बाद एक डॉक्यूमेंटेड, एक स्ट्रक्चर्ड, एक प्रोसेस हैंडओवर आपको मिलता है। सही है जी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक सिनेरियो की। अ पेशेंट विद अनस्टेबल वाइटल्स ट्रांसफर्ड एट नाइट. A junior doctor didn't get updated orders in handover because the outgoing doctor was delayed. Patient deteriorated before the next shift noticed. ये एक सिनेरियो है। 3 प्रोसेस फेलियर्स बता दें जो अभी हमने पिछली वीडियो देखी है उसके इम्पैक्ट में, और जो आपके वार्ड में डेली प्रैक्टिस है उसके इम्पैक्ट से बता दें कि इस सिनेरियो में 3 प्रोसेस फेलियर्स कौन से थे। सर, पहला तो ये है कि उसे अनस्टेबल वाइटल्स के साथ शिफ्ट किया गया। वो अनअकम्पनीड था, उसे अनअकम्पनीड अनस्टेबल वाइटल के साथ शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये थी कि उसे एक जूनियर डॉक्टर के हैंडओवर कर दिया गया जो कि प्रॉब्ली उस अनस्टेबल पेशेंट को टैकल करने के लिए इक्विप्ड नहीं था या ट्रेंड नहीं था। और तीसरा ये कि हैंडओवर नहीं दिया गया और हैंडओवर को बिल्कुल टोटली इग्नोर किया गया क्योंकि जो आउटगोइंग डॉक्टर था वो उसे देर हो रही थी, वो निकल गया। और जो अगला डॉक्टर था उसे हैंडओवर भी नहीं मिला और प्रॉपरली ट्रेंड भी नहीं था। एनीवन एल्स, कोई और अपना कमेंट देना चाहेगा इसके ऊपर? टीम वर्क लैकिंग इसमें बिल्कुल टोटली। सही। एनीथिंग एल्स? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो हम जिस सिनेरियो में काम करते हैं, क्या ऐसे इश्यूज या ऐसी केसेस हम ऑन एंड ऑफ अपने अपने रीजन में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने डिपार्टमेंट में नहीं देखते? सर, अक्सर होते हैं सर।
अक्सर होते हैं। They're सही very common. है, वेरी कॉमन। अच्छा, अब क्योंकि एक चीज प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है ना जब, तो हम कभी भी उसके ऊपर उस तरह नजरसानी नहीं फरमाते, क्योंकि वो प्रैक्टिस बन गई हमारी। और हमारे मुल्क में जो हॉस्पिटल्स और जिस तरह का हेल्थ केयर सिस्टम है, सही है, उसको बहुत इंप्रूव होने की जरूरत है। वी एग्री, वी ऑल एग्री एंड वी आर ऑन ऑन दिस टास्क कि हम उसको बेहतर से बेहतर करें, अपनी हर इंसान अपनी हर कैपेसिटी में, बीइंग यू एज अ फिजिशियन, बीइंग आई एज एन ऑपरेशन पर्सन, वी ऑल ट्राई अ लेवल बेस्ट कि हम उस प्रोसेस को बेहतर करें। सही है। तो क्या हमें इसमें क्या इस सिनेरियो को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अवेलेबल जूनियर डॉक्टर ही था, सही है, अब आप देखें रिसोर्स कंस्ट्रेंट पे आए हैं, अब आप आपके पास अवेलेबल था नाइट शिफ्ट में वो जूनियर डॉक्टर ही अवेलेबल है, सीनियर नहीं है। तो अगर यही जूनियर डॉक्टर अवेलेबल होता और अनस्टेबल वाइटल्स के साथ ही शिफ्ट हुआ मरीज को, मैं कहता हूँ जी उस नीचे इमरजेंसी में इतना चोक हो चुकी थी कि उसको बेड खाली हुआ, इमरजेंसी की टीम ने कहा एडमिट कर दो इसको, अनस्टेबल वाइटल्स के साथ था और वो जूनियर डॉक्टर भी मौजूद था। सीनियर एक बंदा था जो दूसरे मरीजों के सारे कामों में बिजी था, या लेट नाइट हो चुकी थी तो वो कॉल पे था, तो वो जाके खाना खाने चला गया। वॉट वॉज द ड्यूटी ऑफ दिस जूनियर डॉक्टर? इसको क्या प्रोसेस आपको बताना चाहिए एक इस जूनियर डॉक्टर को कि इस तरह की सिनेरियो में उसको क्या करना चाहिए था? एनीवन? इमीडिएटली उसमें सर यही है कि इमीडिएटली सीनियर को इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे या वो किसी भी तरीके से हो, फोन पे हो या समथिंग एल्स, कोई भी जरिए उसको यूज कर सकते हैं। सही है, बेहतरीन बेहतरीन, एक चीज हो गई। दूसरी, इससे पहले एक और चीज है जो होनी चाहिए थी, उस जूनियर डॉक्टर को करनी चाहिए थी, वो क्या थी? देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया ना, वो आया इम्प्रॉपर हैंडिंग ओवर, क्योंकि उसको ऑर्डर्स ही नहीं मिले, उसको अपडेट ऑर्डर्स ही नहीं मिले, उसको मरीज की हिस्ट्री ही नहीं बताई गई। सही है। उस इनिशियल मैनेजमेंट भी डॉक्टर अम्माद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनिशियल मैनेजमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि जी वो इनिशियल मैनेजमेंट उसकी नहीं समझ में आई, रिससिटेशन उसको नहीं समझ में आई होगी या नहीं कर पाया होगा, या उसके पास वो रिसोर्स मौजूद नहीं थी। अगर वो हैंडिंग ओवर प्रॉपर होती और उसको उसकी हिस्ट्री उसके ऑर्डर्स पता होते, तो वो इमीडिएटली अपने सीनियर को लूप इन करके एडवाइस ले सकता था। अच्छा, ये प्रैक्टिस जो होती है नॉर्मली हर जगह होती है, हर जगह होती है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि आप इसका एक प्रोटोकॉल लिख के ना व्हाइट बोर्ड पे लगा दें। आगे हम व्हाइट बोर्ड टेक्निक पढ़ेंगे, इसमें इसी सेशन में हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड टेक्निक का भी जिक्र आएगा। तो एक व्हाइट बोर्ड, पेशेंट व्हाइट बोर्ड बना दें आप उसका, और उसके ऊपर उसका प्रोसेस मोटे मोटे 4 पॉइंट में डिस्कस हुआ होना चाहिए, पता होना चाहिए उसको मुझे इस सिनेरियो में क्या करना है। सही है जी। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे ये बात हो रही है, देखें यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें क्या फेलियर था, क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। इसमें प्रोसेस एक एक हमने कैटेगरी की प्रोसेस फेलियर, कोई स्ट्रक्चर्ड हैंडओवर नहीं था। सही है। आउटगोइंग नर्स या फिजिशियन जो था वो लेट हो रहा था, वो चला गया, उसके कोई डिफाइंड टाइमिंग नहीं थे। सही है। तो इसका प्रपोज सोल्यूशन क्या है? आपके फिक्स शिफ्ट ओवरलैपिंग होनी चाहिए, 15 मिनट की हो, आधे घंटे की हो। वर्बल और रिटन हैंडओवर का प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए। फेलियर तो प्रोसेस फेलियर था ना, कि स्ट्रक्चर्ड हैंडओवर मैकेनिज्म ही प्लेस नहीं था। सही है। डॉक्यूमेंटेशन फेलियर अगर आप देखें तो इसमें जी ऑर्डर्स आपके अपडेट ही नहीं थे, रिकॉर्ड ही नहीं किए थे। सही है। कोई साइन ऑफ नहीं हुआ। वर्बल ऑर्डर्स देखें, अस्पताल में वर्बल ऑर्डर्स तो आप लोग फिजिशियन आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कोई मायने नहीं रखते। सही है। तो स्टैंडर्डाइज हैंड ओवर शीट फॉर्मेट होना चाहिए, जिसको एस बार फॉर्मेट कहते हैं, वो इन प्रोसेस करना चाहिए था। अकाउंटेबिलिटी क्या थी कि जी कोई डेजिग्नेटेड बैकअप सपोर्ट नहीं था, लीडरशिप गैप था रात में। अगर आपके पास कोई सीनियर नर्स या सीनियर फिजिशियन ऑन कॉल मौजूद हो, उसको उसको हिरार्की डिफाइंड हो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन वार्ड हिरार्की के जी मॉर्निंग हिरार्की ये है, नाइट में ये है, तो ये अकाउंटेबिलिटी आपको क्रिएट करने की जरूरत है, जहां लीडरशिप गैप आपको नजर आ रहा है इसके अंदर। सही है। हैंड ओवर इंचार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं, ये पूरी दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हैंड ओवर इंचार्ज। जब कोई मरीज रिसीव कर रहा होता है तो एक हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर टीम होती है, जो लेके आया है वो हैंड ओवर करेगा, जो लेगा वो टेक ओवर करेगा। तो उसका एक लीड होता है उसमें से कि जी फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर, एक फिजिशियन और एक सपोर्ट स्टाफ की टीम है,
जो रिसीव कर रहा है मरीज को, तो उसमें एक उनका लीड होगा जो नॉर्मली फिजिशियन होता है, वो उस पूरे प्रोसेस को इंश्योर करेगा वो कंप्लीट हो गया है। सही है। जूनियर डॉक्टर अनसपोर्टेड था, सीनियर रिव्यू मौजूद नहीं था, नाइट सुपरवाइजर्स ऐसे केसेस में होने चाहिए। आजकल दुनिया में ये काम हो रहा है कि जी एक नाइट सीनियर सुपरवाइजर के तौर पे या नाइट सीनियर रेसिडेंट के तौर पे ड्यूटीज एलोकेट की जाती हैं कि ताकि आपका जूनियर स्टाफ जो है वो सपोर्टेड रहे। सही है। आपका जब पेशेंट डिटीरियोरेट हो रहा था तो आपने नोटिस नहीं किया उसको, उसमें डिले किया। सही है। तो ये है कि आप 30 मिनट पोस्ट ट्रांसफर वाइटल रिव्यू पॉलिसी या एनएचएस ने इंप्लीमेंट की हुई है कि आपके पास जैसे मरीज ट्रांसफर होता है वो चाहे जितना भी स्टेबल है, आपको एक मरीज वो रिपोर्ट हुआ है वहां पे, तो आप 30 मिनट पोस्ट ट्रांसफर वाइटल रिव्यू रिकवरी प्रोसेस करें उसका, कि आप अपने वाइटल्स इवैल्यूएट करें कि जो 30 मिनट पहले मरीज आया था मेरे उसके वाइटल्स क्या थे और अब वाइटल्स क्या चल रहे हैं। सही है। अब अगर इसको हम कंपेयर करें, कल भी मैंने बात की थी एविएशन सर्विसेज की, एरोप्लेन सर्विसेज की, आज भी मैं वही बात करता हूँ कि अगर कॉर्पोरेट एविएशन कंपैरिजन कर रहे हैं तो एविएशन इंडस्ट्री में एक काम होता है क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको सीआरएम कहते हैं। इस सीआरएम को कॉर्पोरेट रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं, कंप्लेन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक सीआरएम के तौर पे यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट रिसोर्स मैनेजमेंट की या क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की। अब आप देखें, अब आप आए एविएशन की जो प्रैक्टिस होती है उसको आप कंपेयर करें अपनी वार्ड से। सही है। प्री फ्लाइट ब्रीफिंग्स, फ्लाइट पे जाने से पहले एक एविएशन प्रैक्टिस है कि प्री फ्लाइट ब्रीफिंग होती है। तो उसकी जगह पे आप अगर हॉस्पिटल में हैं तो मॉर्निंग हैंड ऑफ हर्डल या मॉर्निंग हर्डल आप शुरू करें अपना। सही है। जिसके अंदर 5 मिनट का एक हर्डल राउंड होता है, एक हर्डल डिस्कशन होता है, वो शुरू करें। फ्लाइट उड़ने से पहले एक कुछ कुछ अदर चेकलिस्ट होती हैं जो टेक ऑफ से रिलेटेड होती हैं, लैंडिंग से रिलेटेड होती हैं, इनर एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं, पायलट के कॉकपिट से रिलेटेड होती हैं, वो साइन ऑफ होती हैं। तो आप अपने पास राउंड चेकलिस्ट डेवलप करें कि आपका राउंड जो है उसमें ये चेकलिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, ये होगा ही तो। सही है। हर सीनियर पायलट के साथ एक को पायलट्स की टीम होती है, एक हो या दो हो, उनको इतना मतलब उनको एक डर होता है कि मैं अपने सीनियर के सामने ये बोलूंगा गलत बोल दूंगा। आप उनका वो डर खत्म करें और उनको बोलने का पावर एम्पावर करें कि वो बोलें। उनके बोलने से एरर्स आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो चुप रहेगा और वो नहीं बोलेगा तो क्या होगा, वो एरर करेगा। वो एरर करेगा तो उसके एरर से यहाँ पे जिंदगी और मौत का मसला आ जाता है। सही है। और उसके बाद चीजें मिसमैनेज होना शुरू हो जाती हैं। जब चीजें मिसमैनेज होना शुरू हो जाती हैं तो आपका रिजल्ट ऑपरेशनल, अगर हम बात करें, हम क्लिनिकल तो यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहे, ऑपरेशन की बात करें तो आपकी बेड ब्लॉकिंग होगी, आपकी वार्ड की लेंथ ऑफ स्टेज बढ़ेंगे, आपकी ऑक्यूपेंसी रेट नीचे चला जाएगा, आपका पेशेंट डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी, आपकी स्टाफ डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी, आपके साथ बहुत सारे इश्यूज ये सारे खड़े हो जाएंगे। तो लेट अलाउ योर जूनियर्स टू स्पीक अप। वो आए, बताएं, अपनी गलत फहमियां बताएंगे तो आप उनको सही करेंगे। सही है। तो ये एक एविएशन प्रैक्टिस है। वहां पे को पायलट हैज अ फुल राइट कि जब वो अपने कॉकपिट में बैठता है तो वो तमाम रेडार्स मीटर्स देख के सवाल कर सकता है, क्योंकि उसका एक बटन पीछे 300 350 लोगों की जान ले सकता है। उसका वन रॉन्ग प्रेस कैन क्रिएट अ मेस। सही है। तो इन चीजों को हमने हमने इम्प्लीमेंट करना है। ओके। अब यहाँ पे जो चीज़ है जो हम अब फर्दर डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशन फेलियर्स। ये एक लिस्ट है, इसको आप देखें, जैसे ब्रोकन चेन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो रही या मिस हो रही है कहीं, मिक्स मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट टीम मेंबर्स, लैक ऑफ एस्केलेशन प्रोटोकॉल्स, नो फॉलो अप और फीडबैक लूप्स। सही है। इनकी रेमेडीज क्या है? इनकी रेमेडीज है क्लोज लूप कॉन्टैक्ट होना चाहिए, एस्केलेशन लेडर्स डिफाइन होनी चाहिए, रेगुलर टीम ब्रीफिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग्स के बाद आप ये सारी चीज़ें हल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इवेल्युएट करेंगे कि ये क्या है। अब आप एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ पर रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल हेल्थ केयर रिलेटेड और कॉर्पोरेट दोनों मौजूद है। सही है। अब ब्रोकन चेन ऑफ इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक हेल्थ केयर एग्जाम्पल है कि जी आपका क्रिटिकल पोटेशियम लेवल था जो रात 2 बजे रेडी था, बट वो कम्युनिकेट नहीं हो पाया नाइट की डॉक्टर को,
और पेशेंट कोलैप्स हो गया। ये रियल इंसिडेंट पैटर्न है, एग्जैक्ट ऐसा यही इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन इसी पैटर्न से मिलता जुलता एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, पंजाब हेल्थ कमीशन ने 2023 में रिपोर्ट किया था। सही है। तो ये ब्रोकन चेन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि क्रिटिकल लैब इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन नहीं हुई। सही है। इसी तरह कॉर्पोरेट एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, स्लाइड्स आपके पास आ जाएंगी तो आप आगे देख भी सकते हैं। सही है। मिक्स मैसेजेस फ्रॉम टीम मेंबर्स, सर्जन टेल्स पेशेंट डिस्चार्ज टुडे, मेडिकल ऑफिसर सेज कीप फॉर ऑब्जर्वेशन। इससे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले भी आ गया, फैमिली कंफ्यूजन भी हो गई। सही है। प्रॉपर मिक्स मैसेजेस हैं, डिफरेंट मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट टीम मेंबर्स है। एस्केलेशन प्रोटोकॉल्स आपके पास मिस है, नहीं है। फॉर एग्जांपल जूनियर नर्स ने नोटिस किया पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, बट उसकी हेजिटेशन थी रेसिडेंट को कॉल करने के लिए, हिरार्की फेयर की वजह से पेशेंट खराब हो गया। इसी तरह का एक केस आगा खान हॉस्पिटल ऑडिट में रिपोर्ट हुआ 2022 में। नो फीडबैक्स, डिस्चार्ज समरी सेंट टू रेफरिंग क्लिनिक, फीडबैक अबाउट पेशेंट आउटकम नेवर रीचेस द हॉस्पिटल। सही है। मतलब आप रेफरिंग क्लिनिक्स में डिस्चार्जेस भेजते हैं, लेकिन वहां से मरीज के आउटकम के बारे में कोई फीडबैक रिसीव नहीं हो रहा। तो इस तरह की एरर्स आ रहे होते हैं। सही है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसकी, जो हॉस्पिटल कॉन्टेक्स्ट में हम डेवलप कर सकते हैं, जो जिसका कोई इम्पैक्ट भी है। क्लोज लूप कम्युनिकेशन, ब्रोकन चेन ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर आप क्लोज लूप कम्युनिकेशन से रेमेडी है उसकी, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई क्रिटिकल रिजल्ट आया तो एक इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, रिसीव के बाद वो रिपीट हुई कि पोटेशियम 2.5 है, स्टार्टिंग आईवी केसीएल नाउ, और आपने इंफॉर्मेशन सुनने के बाद उसको रिपीट की तो कंफर्मेशन होगा। इसको कहते हैं क्लोज लूप। सही है। रीड बैक मेथड कहलाता है ये। और डब्ल्यूएचओ कहता है कि 40% अराउंड एरर्स जो है उससे रिड्यूस हो चुके हैं। 2023 डब्ल्यूएचओ पेशेंट सेफ्टी की रिपोर्ट में ये मेंशन है। स्ट्रक्चर्ड एस्केलेशन लेडर, ये डिफाइन होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड एस्केलेशन लेटर आपके वार्ड में डिफाइन होना चाहिए कि अगर अर्जेंट कोई चीज होगी तो उसके कॉल आउट लेवल्स क्या होंगे, नर्स किसको इन्फॉर्म करेगा, आगे इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन होगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हिरार्की प्रोटोकॉल डेवलप करने होते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑन कॉलर सेकंड ऑन कॉलर मेथड, जो हम बनाते हैं कि नर्स विल कॉल रेसिडेंट, रेसिडेंट के लेवल पे वो हल हो जाता है तो वेल इनफ, नहीं होता तो वो एस्केलेट करता है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार से कंसल्टेंट को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि नर्स उठाए और डायरेक्ट एक कंसल्टेंट को कॉल कर दे, या रेसिडेंट उठाए और डायरेक्ट अपनी हिरार्की को बाईपास करता हुआ करे। एक हिरार्की लीडर लेडर आपको डिफाइन करनी होती है, जिसकी बेसिस पे आप अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे स्पीडी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। हो सकता है कि उसके ये 2.5 का पोटेशियम था तो केसीएल स्टार्ट करना है, नर्स ने बता दिया रेसिडेंट को, रेसिडेंट ने ओके करा और हो गया स्टार्ट। सही है। या ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहे हैं तो उसको आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे लेके आना है, ये डिस्कशन हो गई। नाउ दिस क्रिएट्स एन अकाउंटेबिलिटी सेशन फॉर एवरीवन। रेगुलर टीम ब्रीफिंग, हमने खुद एक चीज अडॉप्ट की कोर के फोरम पे, कि हम अपनी टीम के साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और जो हमारी टीम है, जो कोर की रीजनल टीम है जो यहाँ बैठ के काम करती है, हम डेली मॉर्निंग हर्डल्स या जो भी शिफ्ट में लोग आते हैं, हम वहाँ पे डिस्कशंस करते हैं अपने हेल्थ केयर कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी। इसी तरह मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वहाँ पे हमारा मॉर्निंग हर्डल होता है, जिसके अंदर अपना बेड स्टेटस, पेशेंट के प्लान डिस्चार्ज प्लान्स, पेशेंट की कोई क्रिटिकल लैब्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन, कोई मेडिकेशन ऑर्डर है उसका प्रोसेस कंप्लीशन। सही है। बिलिंग क्लोज के लिए कंजम्पशंस की रिक्विजिशंस, हम ये सारी चीजें सुबह डिस्कस करते हैं। उससे आपका रिस्पांस टाइम इंप्रूव हो जाता है। और यही रेगुलर 5 मिनट हर्डल जो है उसमें कोट हुआ है 2024 में शौकत खाना ने अडॉप्ट किया है, जिसकी रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें लिखी कि उससे स्टाफ बर्नआउट बहुत कम हो चुका है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ गई है, स्टाफ मॉरल इंक्रीज हो गया है, रिस्पांस टाइम अराउंड 22% से बेहतर हुआ उससे। तो ये चीज़ है। कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जो हर वक्त होनी चाहिए, और आज के दौर में सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सबके पास इसका आइडिया होगा और करते भी होंगे और करवा भी रहे होंगे, लेकिन सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग डॉक्टर नईम ने विटनेस की है। हमने अपने जो क्लिनिकल ऑपरेशन मैनेजमेंट का 1 ईयर का कोर्स था
उसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग करवाई थी। उससे आपकी क्लैरिटी होती है, आपकी उस क्लैरिटी से फायदा ये होता है कि आप डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। उससे एस्केलेशंस आपको पता होती है कि मेरी एस्केलेशन लेडर क्या है, क्लोज लूप कम्युनिकेशन कैसी है, मुझे टीम से किस वक्त क्या बात करनी है, ये सारी चीजें उसमें टीम वर्क होता है, टीम डिपेंडेंसी आ जाती है, ये सारी चीजों से आपकी क्लैरिटी हो जाती है। इसी तरह जैसे एस बार है, सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट रिकमेंडेशन, एक टेक्निक है जो हैंडिंग ओवर की है, उसकी वर्कशॉप्स बहुत जरूरी होती है फॉर नर्सेज एंड जूनियर डॉक्टर्स। एंड इस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं, एस बार ट्रेनिंग्स की हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की हैं, आपकी इन पेशेंट सर्च कैपेसिटी मैनेजमेंट की हैं, ये हम अपने प्लेटफॉर्म से करवाते भी हैं और करवा भी रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। डिजिटल टूल्स, देखें डिजिटल टूल्स अब आ गया एआई का दौर, सही है। और अगर हम उसी तरह रहेंगे पुराने दौर में, तो ये मसले हमें नजर आते रहेंगे और हम नोटिस करते रहेंगे कि हम बहुत डिलेज हैं हमें। तो अब व्हाट्सएप बिजनेस आ गया है, व्हाट्सएप बिजनेस पे ऐसी एपीआईज डेवलप हो गई हैं जिसकी वजह से आपको अलर्ट्स मिल जाते हैं। और ये पायलट हुआ है डीएचक्यू हॉस्पिटल्स में पंजाब में, सही है। तो जिससे रियल टाइम विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से डिलेस कम हुए हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये काम हो सकता है। इस काम के लिए थोड़ा सा ना हमें ऑब्वियस सी बात है, मैं कहता हूँ सही है। मैंने भी जब पहली दफा व्हाट्सएप एपीआईज के बारे में जब पढ़ा था कपल ऑफ इयर्स बैक, तो मुझे नहीं पता था ये कैसे ऑपरेट होता है, बट आई लर्न इट थ्रू डिफरेंट इंटरनेट मोड मीडियम्स। और मैंने वहां से देखा, और अब हमारे पास जो हमने अपने पास रखा हुआ है, हमने अपना डिस्चार्ज मैकेनिज्म व्हाट्सएप पे रखा हुआ है कि हमारे पास डिस्चार्ज बिलिंग्स क्लोज होने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। उसमें कोई पेंडिंग हो बिलिंग, कोई होल्ड हो रही हो, तो हमें वहाँ अलर्ट आ जाता है। इसी तरह हमारे पास क्रिटिकल लैब का एक व्हाट्सएप पूरी सर्विस है जिसके अंदर क्रिटिकल लैब रिपोर्ट होती है और रीड बैक का उसमें पूछा जाता है कि जी जिसने इस मैसेज को जिसके लिए था वो कंफर्मेशन दे के जी हाँ मैंने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया, सही है। तो ये इससे डिलेज आपके खत्म हो जाते हैं। अब इन सारे कामों को करने के लिए, क्योंकि हम हाई कॉस्ट टूल्स नहीं इंप्लीमेंट कर सकते अभी, तो हम लो कॉस्ट टूल्स तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने अपने वार्ड में। और ये वो टूल्स हैं जिसमें कुछ वाइट बोर्ड्स, कुछ मार्कर्स, कुछ कलर कोडेड स्टिकर्स, इस तरह की चीजें चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मेथोडोलॉजी है व्हाइट बोर्ड ट्रैकर। अब ये व्हाइट बोर्ड ट्रैकर क्या चीज होती है? व्हाइट बोर्ड ट्रैकर विद कलर कोडिंग। वार्ड में या बेड मैनेजमेंट टीम में एक आपने व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल कर दिया, लगा दिया, उसके ऊपर आपने 4 कलर आइडेंटिफाई कर दिए, ग्रीन येलो रेड ब्लू। व्हाट्सो आप कोई और कलर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपने उसको टाइटल दे दिया जी ग्रीन वेकेंट है, येलो एक्सपेक्टेड डिस्चार्ज है विद इन फ्यू आवर्स, रेड इज ऑक्यूपाइड और ब्लू इज अंडर क्लीनिंग या आइसोलेशन या ब्लॉक हुआ हुआ बेड। और ये इंप्लीमेंट पंजाब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल फैसलाबाद में हुआ है, मेडिकल वार्ड में। मैनुअल बेड ट्रैकर विद कलर मैग्नेट्स उन्होंने कोविड-19 सर्ज में लगाया था। इससे बेनिफिट क्या हुआ? इमरजेंसी डिपार्टमेंट को इंस्टेंटली पता होता था कि कौन से बेड खाली हो रहे हैं, सही है। तो कितना आप अपना वेट टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ? इंप्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्सिंग स्टाफ एंड ड्यूटी डॉक्टर्स, रिड्यूस एवरेज पेशेंट ट्रांसफर टाइम फ्रॉम ईडी टू वार्ड, सही है। तो ये व्हाइट बोर्ड तो हम बहुत लो कॉस्ट मॉडल है, 500 800 1000 रुपए का खर्चा है, ये लगा सकते हैं। अब आसानी एट अ ग्लांस एट अ विजुअल आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी है कि जो चीज आपको कलर कोड में या दिखने से ज्यादा समझ में आती है, उतना वर्बल बोलने से आपको याद नहीं रहेगी, नहीं एब्जॉर्ब कर सकता ह्यूमन ब्रेन। लेकिन कलर कोडेड चीजें हों, विजुअलाइज हों, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सही है। एक ये टेक्निक है व्हाइट बोर्ड ट्रैकर। इसके अलावा एक टेक्निक हमारे पास ये है रियल टाइम व्हाट्सएप या माइक्रोसॉफ्ट टीम ग्रुप्स फॉर बेड अपडेट, सही है। इसमें लाइव बेड अवेलेबिलिटी का, डिस्चार्ज रेडीनेस का, ट्रांसफर अलर्ट्स का, सही है, मैसेजेस आ रहे होते हैं। जैसे वार्ड में इस ग्रुप में आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें वार्ड के लोग ऐड हो गए, इमरजेंसी के लोग ऐड हो गए, जो बेड मैनेजर्स हैं आपके, जो बेड बनाते हैं या जो बेड एडमिशन पोस्ट करते हैं, वो आ गए। उसमें आ गया जी वार्ड से एक मैसेज आ गया जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है बेड 12 जी है, वो 20 मिनट में डिस्चार्ज होने वाला है, आईसीयू का बेड नंबर 3 है, क्लीनिंग में है।
फॉर एग्जांपल एक आपके पास टीबी का पेशेंट है, वो बेड उसके बराबर में आपने हाई डिपेंडेंसी यूनिट में वो टीबी का मरीज है, तो आपने बता दिया जी ये बेड ब्लॉक हो चुका है, सही है। और ये प्रैक्टिस अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में हुई है, जिसमें नर्सेज ने एक व्हाट्सएप ग्रुप डेवलप किया नाइट शिफ्ट में, जब ईडी को अलर्ट भेजा जाता था कि बेड्स अवेलेबल है। आगा खान हॉस्पिटल में ऑफिशियल एक व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर पेशेंट सर्विस कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से वो पेशेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं। इससे इम्पैक्ट क्या है? रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, रियल टाइम हो रही है ना, आपको मैसेज आया आपने पढ़ लिया। इम्पैक्ट, क्राउडिंग नीचे आ रही है, क्राउडिंग कम हो रही है, और दुनिया में इस वक्त क्राउड मैनेजमेंट पे काम हो रहा है। अस्पतालों में क्राउड मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो, चाहे वो इमरजेंसी हो चाहे वो इन पेशेंट हो, क्राउड मैनेजमेंट पे बहुत डिस्कशंस हो रही हैं। और मैं कहता हूँ इस पे एक हाइप है, जो जितनी रिसर्च इस वक्त क्राउड मैनेजमेंट पे हो रही हैं, और एशियन रीजन्स में क्राउड मैनेजमेंट की फिनोमिना अलग है, और फर्स्ट क्लास कंट्रीज में क्राउड मैनेजमेंट का फिनोमिना बहुत अलग है। लेकिन क्राउड कैलकुलेटर्स डेवलप हुए हैं, क्राउड इम्पैक्ट बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, एलिफेंट इम्पैक्ट कहते हैं उसको। वो एलिफेंट इम्पैक्ट पे पूरी स्टडीज है, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है क्राउडिंग की। आपको पता होना चाहिए कि किन किन इम्पैक्ट्स की वजह से क्राउडिंग हो सकती है। मैंने वही पहली बात की, एक आईओटी मॉडल है इनपुट आउटपुट थ्रूपुट का। इनपुट आउटपुट थ्रूपुट अगर इमरजेंसी का आईओटी अलग होगा, वार्ड का आईओटी अलग होगा, बट ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, क्योंकि वहां का आउटपुट आपका इनपुट बनता है, और आपका आउटपुट, सही है, शायद ओपीडी का इनपुट बनता होगा या शायद रेफरल क्लिनिक का इनपुट बनता होगा। तो इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग टास्क, इट इज अ चेन विच इज जॉइंट टुगेदर, और एक कड़ी से दूसरी कड़ी सा ताल्लुक रहता है। बीच में से एक लूप आप हटाएंगे तो ब्रेक हो जाएगी वो चीज। इसके बाद है शॉर्ट ब्रीफ हडल, सही है। क्विक स्टैंड अप मीटिंग, आपने सुबह सुबह एक 5 मिनट के डिस्कशन किया, जिसके अंदर बेड ऑक्यूपेंसी, पेंडिंग डिस्चार्ज, क्रिटिकल टास्क की बात की। ये बातें सारी हम वहां पे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, सही है। फॉर एग्जांपल कैसे काम करता है ये? 5 मिनट आपने आपने नर्स स्टेशन पे खड़े होके या वार्ड में खड़े होके 5 मिनट का डिस्कशन किया, आपको डिस्चार्जेस का आइडिया हो गया, आपके ट्रांसफर्स आपको पता चल गए, आपके न्यू पेशेंट्स की एडमिशन्स कितने होने हैं, क्रिटिकल लैब्स कोई अवेटेड है या आ गई हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे होनी है। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर की एग्जांपल है, उन्होंने सर्जिकल यूनिट में इंट्रोड्यूस किया शॉर्ट हर्डल्स ड्यूरिंग मॉर्निंग हैंडओवर टू रिव्यू बेड स्टेटस एंड क्रिटिकल केयर प्लान्स। इंप्रूव क्या हुआ? स्टाफ को अवेयरनेस हो गई कि अब क्या सिचुएशन है, और कम्युनिकेशन एरर रिड्यूस हो गए। इंप्रूव टीम वर्क, मिस हैंडओवर्स आपके कम हो गए, डिले डिस्चार्जेस आपके कम हो गए। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और इन टेक्निक्स में कोई कॉस्ट ऐसी मेजर इनपुट नहीं हो रही। राउंड चेकलिस्ट, आपने कुछ चेकलिस्ट बनाई है, या आपने अपने वाइट बोर्ड, जो टेक्निक हमने पहली डिस्कस की थी, उसी वाइट बोर्ड को डिवाइड कर दिया विद पेशेंट नेम, पेंडिंग बेड नंबर, और उसके पेंडिंग आइटम, इन्वेस्टिगेशन, डिस्चार्ज स्टेटस है। आपने 5 कॉलम बना दिए, उसको आप कहते हैं कमांड बोर्ड, सही है। आपने एक कलर कोडेड बोर्ड बनाया हुआ और एक आपने कमांड बोर्ड बना दिया। आपके वार्ड में 20 मरीज एडमिट है, आपने 20 मरीजों का एक बोर्ड बना दिया। अब एट अ ग्लांस एनीबडी, एनी सीनियर फिजिशियन, एनी सीनियर रेसिडेंट, एनी कंसल्टेंट, whoever walks in the ward can have a glance picture at the board, और उसको ये पता चल जाएगा कि जी इस पेशेंट का ये स्टेटस है अभी, सही है। दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन जिना हॉस्पिटल लाहौर एंड शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, सही है। जिना हॉस्पिटल लाहौर में इंटरनल मेडिसिन यूनिट में वाइट अपना वॉल बोर्ड यूज हुए ड्यूरिंग मॉर्निंग राउंड, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और डिस्चार्ज रेडीनेस के लिए। शिफा ने इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट के तौर पे इसको काम किया है, और इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी क्रिएट हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारे आपके टूल्स हैं, सही है, वो आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या इम्पैक्ट आया कि आपने जो काम आप फॉर एग्जांपल भूल गए वो आप नहीं भूलेंगे। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो गई कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। आपकी डेली डिस्चार्ज प्लानिंग विजिबल है सबको। तो ये वो टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर आप काम इजीली कर सकते हैं। नर्स एस्केलेशन लेडर, सही है, नर्स को किस वक्त किस इशू पे एस्केलेट करना है, सही है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर, एस्केलेशन pathways were standardized after several near miss events. Posters showing whom to contact for critical alerts were placed at each nurse station, सही है।
ये बात हम पहले भी कर चुके थे कि नर्स को ये पता होगा जी मैंने क्रिटिकल इम्पैक्ट के अंदर या क्रिटिकल सिनेरियो में या कोई नियर मिस इवेंट होने वाला है तो मैंने किस वक्त किसको एस्केलेट करना है, वो क्रिटिकल अलर्ट किस तक पहुंचानी है, ताकि मुझे उसका क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएं और मेरे पास चेन ऑफ कमांड बिल्कुल क्लियर हो। ये एक छोटा सा चार्ट बनाएं, आप अपने नर्स स्टेशन पे अपने वार्ड्स में प्लेस कर दें। सही है, इससे स्टाफ में कॉन्फिडेंस आ जाता है, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, डिले आपका 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 एस्केलेशन और पेशेंट के खराब होने में के अंदर आप रिडक्शन देखेंगे कि वो उसमें वो सारी चीजें जो डिले हो रही थी वो कम हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अब एक केस सिनेरियो पे बात करते हैं, एक 250 बेड का अस्पताल है, 115% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है, इमरजेंसी में 60 मरीज वेटिंग पे हैं, डिस्चार्जेस बहुत स्लो हैं, पेशेंट कॉरिडोर में वेट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कौन से 5 इंटरिम ऑपरेशनल फिक्सेशन आप करेंगे, कौन से ऐसे 3 चेंज लेके आएंगे जो 30 दिन में, या पायलट करेंगे तो 30 डेज के लिए उसको पायलट करेंगे, और कौन सा एक सिंगल केपीआई आप मॉनिटर करेंगे। मेरे हिसाब से इस केस सिनेरियो को आप अपने वार्ड में लेके जाएं और एक दफा प्रैक्टिस करें। वी हैव अभी हमारे पास 30 डेज का भी टाइम है और हमारे पास 12 घंटे 24 घंटे का भी टाइम है। तो हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम इस पे एक 10 मिनट का डिस्कशन जरूर करेंगे। हम अभी भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, किसी का कोई कमेंट है, कोई स्पीकर कोई बोलना चाहता है तो वो बताए, लेकिन इसको इट्स माय पर्सनल विश कि आप इसको लेके जाएं अपने वार्ड में और वार्ड में एक दफा इंप्लीमेंट करें अपनी टीम्स के साथ। एनीबॉडी हैव एनी पॉइंट ऑन दिस तो प्लीज डिस्कस कर लें। तो ये एक सिनेरियो था, मैं डिस्कस कर रहा था, मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने वार्ड में लेके जाएं इसको और इसको सर ये इम्प्लीमेंट मैंने करें। जी सर मैंने इसकी फोटो खींच के ग्रुप के ऊपर डाल दी है, होपफुली जी सारे लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। सही है, लेकिन तो मेरी ख्वाहिश है कि आप जी लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, देखें और आए वापस इसको लेके, ताकि मेरी भी कुछ लर्निंग हो कि जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट के काबिल है भी या नहीं है। अगर यहाँ पे कोई इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं अभी। सर इंटरवेंशंस बहुत अच्छी हैं सारी, लेकिन असल यानी कि थोड़ी थोड़ी, जैसे वो जिना हॉस्पिटल वाली आपने एग्जांपल दी और बाकी सारे कुछ चीज़ें आपने बताई, तो ये प्रॉब्लम जो है ना, वो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सस्टेनेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आता है। यानी कि एक दफ़ा चीज़ शुरू हो जाती है लेकिन वो यानी कि वो महीना 2 महीने मैक्सिमम चलेगी, उसके बाद फिर वही पुरानी डगर पे सब लोग वापस आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। सर आपकी बात से 2000% एग्री करता हूँ, सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम सही है। सस्टेनेबल ग्रोथ ना एक बहुत बड़ा मतलब वही वाली बात है कि एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको समझने की जरूरत है। सस्टेनेबिलिटी का इशू सब जगह होते हैं, और सस्टेनेबिलिटी के जो मैंने अपनी नज़र में, जो मेरे अपनी नाकिसी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने सस्टेनेबिलिटी को इस तरह इवेल्युएट किया है कि जब आप रोज एक चीज को बावर कराते रहेंगे और रोज उसकी इंपॉर्टेंस बताते रहेंगे और रोज उसके ऊपर बात करते रहेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो सस्टेनेबल हो जाएगी, क्योंकि फिर वो लोगों की प्रैक्टिस बन जाएगी। आपको लोगों की प्रैक्टिस बनाने तक देखिए, क्योंकि आप जब कोई नई चीज करने जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपने वार्ड में जाते हैं और अपने वार्ड में आप व्हाइट बोर्ड ट्रैकर लगाते हैं, लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब को क्या हो गया है पता नहीं, हमें सब कुछ तो पता है, ये क्या लगा दिया इन्होंने। पहला इम्पैक्ट ये आएगा। फिर जब आप उसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो बोलेंगे यार हम तो वर्बल बता सकते हैं, बोर्ड पे क्या लिखने की जरूरत है। आप जब डेली करते रहेंगे तो उसको उनकी अफादियत का अंदाजा हो जाएगा, जब अफादियत का अंदाजा हो जाएगा तो फिर वो उसमें इन्वॉल्व होना शुरू होंगे, जब वो इन्वॉल्व होना शुरू होंगे तो उनका पिछला वो जो दिमाग में जो एक पिक्चर क्रिएट हुई थी वो इरेज होगी और नई पिक्चर आ जाएगी। सही है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर ये चीज पढ़ाई जाती है कि यू नीड टू इरेज योर ओल्ड टू क्रिएट अ न्यू इम्पैक्ट। सही है, पुरानी चीजों को मिटाना है और नई चीज को लाना है सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन उसमें ये भी चीज लिखी हुई है कि जी डेली उस पर बात करने से ही होगा, डेली उसकी अफादियत बताने से ही होगा, डेली उसको प्रैक्टिस करने से होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए मजबूरी ये है कि आपको और मुझे ही उठना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि नीचे वाला जी जो मेरा सर। बंदा है वो मेरी बात सुनकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा। जी ठीक है सर, बिल्कुल एग्रीड। सही है सर। तो ये देख लीजिएगा, ये एक पोल है, इसके ऊपर यहीं पे आप जवाब दे दें। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू दैट योर वार्ड यूजेस अ स्ट्रक्चर्ड हैंड ओवर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आपके वार्ड में कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल डिफाइन है?
तो बता दें कि जी बिल्कुल है, कभी कभार होता है तो बता दें, और नहीं होता तो वो भी बता दें। एक जरा सा छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद एक टॉपिक है एस बार के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, फिर वो हम करके एंड करेंगे चीजों को। सर मैंने अपने वार्ड में एस बार की तरह का एक प्रोटोकॉल जो है वो बना के हैंड आउट जो है वो उसको प्रिंट करवा के रखा हुआ है। जी अक्सर लोग उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन उसकी जो यूटिलाइजेशन है ना उसको मैं गेज नहीं कर पाता कि यानी कि मेरे पास कोई, मैंने उसका कोई ऑडिट टूल डेवलप नहीं किया हुआ कि उसका लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। बस ये है कि पीजीआरस कहते हैं कि जी वी आर सेटिस्फाइड, तो लेकिन ये है कि उस सेटिस्फेक्शन से पेशेंट केयर इम्प्रूव की या नहीं की, मैं इसको गेज नहीं कर सका अभी तक। और सर देखिए, दूसरी चीज़, हाँ जी जी सर। बोले बोले सर, आप कंप्लीट सर करें बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो जो यानी कि वो मैंने बॉक्सेस जैसे मकसद के लिए बनाए हुए हैं, वो अक्सर औकात मैं देखता हूँ कि वो उस मकसद के हिसाब से, मसलन मैंने लिखा हुआ है कि जी इवनिंग पे इंसिडेंट्स हो तो उसे रिपोर्ट करें और उसे डॉक्यूमेंट करें। वो लिखा हो वो यानी कि जो चार्ट रिव्यू के अंदर लिखा होता है कि हाँ पेशेंट को कुछ हुआ था, लेकिन वो जो हैंड आउट वाला फॉर्म है उसके अंदर फिल नहीं हुआ होता। तो ये थोड़ा सा गैप प्रैक्टिस में भी आता है। सर आपकी बात एग्रीड। अब आपने वो डेवलप करा फॉर्म, और उसका ऑडिट टूल तो ये है कि आपको फॉर्म वेरिफिकेशन करनी होगी, और फॉर्म उसके ऑडिट टूल्स हैं बहुत सारे, वो मैं आपसे या इसी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। एस बार ऑडिट के टूल्स बता दूंगा जो मेरे पास अपने पास अवेलेबल हैं, जो हमने किए हैं प्रैक्टिस, तो मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन आपको जब वो इनकम्प्लीट मिले ना, तो आप सबसे पहला काम ये करना शुरू करें कि उस शिफ्ट को ना बुला के बात करना शुरू करें। जी सर। पहले बताएं, समझाएं, समझाने के बाद उनको वो प्रैक्टिस करवाएं, और उसके बाद एक रेप्रिमांड का कोई ऑप्शन क्रिएट करें कि जी अगर अब नहीं हुआ ये काम तो आपको ये डिसिप्लिनरी एक्शन आपके साथ किया जाएगा। सही है। ये देखें, कोई चीज इंप्लीमेंट करने के लिए उसकी आपको सारे फ्लैग्स बताने होते हैं कि जी करोगे तो ये है, और नहीं करोगे तो इसका नतीजा ये है। तो ये जी बहुत जरूरी है। अभी चैट में जवाब आ रहा है, किसी ने कहा जी हम ऑलवेज यूज करते हैं, किसी ने कहा जी रेयरली, और कुछ जवाब ऐसा है नेवर। सही है। तो नेवर वाले मसले में आप, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते करना, बेसिकली वहां की प्रैक्टिस नहीं है उसको यूज करने की। सही है। तो वो प्रैक्टिस हमें डेवलप करानी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सही है। प्रैक्टिस कम्स व्हेन ट्राई अगेन, शेक्सपियर की एक पोइट्री थी। तो ये सारे काम तो हमें करने पड़ेंगे। सर, ये व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो हैंडओवर है, ये इसको आप कितना ट्रस्टवर्दी समझते हैं और कितना को रिलायबल समझते हैं? सर देखें, इनिशियल मोड में मैं कहता हूं कि अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके ऊपर बिल्कुल आप क्रिएट करें हैंड ओवर को। उसकी रीजन है, एटलीस्ट लोगों को आदत हो जाएगी लिखने की, बताने की, और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। देखें, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, छोटे हॉस्पिटल्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स को जो है ना एक ऑफिशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन तौर पे यूज किया जाता है। सही है। मैं जिस इदारे में हूँ वहां पे भी हमारे बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो व्हाट्सएप बेस्ड हैं, जब व्हाट्सएप पे हम काम कर रहे होते हैं, तो वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ जाती है, डॉक्यूमेंटेड होती है, आप अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एस बार की बात करें तो एस बार में चार चीजें होती हैं: सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन। व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, what is the context or history, what do you think is going on, what action or help do you need। सही है। ये चार चीजें होती हैं, और ये चार चीजों का एक फॉर्म भी है जो WHO ने भी डिफाइन किया है, NHS ने भी डिफाइन किया है, USA के कुछ हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी डिफाइन किया है। तो वो फॉर्म भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको देखें, वैसा इंप्लीमेंट करें या उससे मिलता जुलता कोई अपना इजी बना लें, तो जो भी है। अब फायदा क्या है इसका? ये जो आपकी होती है ना एक इमोशनल जुमले होते हैं, पेशेंट सही नहीं लग रहा, पेशेंट खराब लग रहा है, तो वो बच जाता है। आप स्ट्रक्चर्ड जुमले में आ जाते हैं, आपके जूनियर स्टाफ के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। एरर, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से जो एरर होने वो नहीं होंगे अब, और अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, सेंडर रिसीवर दोनों के पास होगी वो चीज। फॉर एग्जाम्पल, टेम्पलेट कैसे है? सिचुएशन है, सिचुएशन का मतलब है कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ। तो एक एग्जांपल है कि जी वार्ड नंबर 3 में अहमद साहब दाखिल हैं, 65 साल की उम्र है, हिज बीपी हैज ड्रॉप टू 80/50 एंड ही इज कंप्लेनिंग ऑफ डिजीनेस। अब मैं बोलूं, अब ये इस बार आपको सिखाता है कि आपने क्या बोलना है।
अब मैं बता रहा हूँ जी अपने रेसिडेंट को कॉल करके, जी वो अहमद जो दाखिल हुआ था ना, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, उसको कुछ पसीने आ रहे हैं और घबराहट भी हो रही है, और मैं ये नहीं बता रहा कि जी उसका बीपी जो है वो नीचे गिर गया है। इस बार मुझे बता दे कि क्या सिचुएशन थी, कौन इन्वॉल्व है उसमें और हो क्या रहा है उसके अंदर। अब दूसरा क्या आया कि जी ही वो 2 दिन से एडमिट है, आईवी एंटीबायोटिक पे है, कोई कार्डियक हिस्ट्री नहीं है। तीसरी बात क्या आई, असेसमेंट, यूरिन आउटपुट कम हो चुका है, पेल लुक है, और हाइपोवोल्यूमिया या सेप्सिस नजर आ रहा है कि शायद सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये होगा। अब रेकमेंडेशन आपने पूछ ली कि जी आप रेकमेंड कर दें कि मैं सीबीसी और लैक्टेट चेस कर लूं और फ्लूइड स्टार्ट कर दूं या नहीं कर दूं। आपने 4 बातें की और आप पेशेंट के आउटकम पे आ गए। अब आप कह रहे हैं जी पेशेंट वो दाखिल था अहमद साहब जो 65 साल के थे, हाँ उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, अच्छे नहीं लग रहे, वो पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पसीने भी बहुत आ रहे हैं, और ना बाकी मसले मसाइल भी बहुत है। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो मुझे बताएं, अगर मैं इस तरह की कॉल आपको दूंगा तो डॉक्टर साहब आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप मुझे कुछ भी नहीं बता सकते। आप मुझसे उल्टे ये सवाल पूछेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर बताओ कितना है, उसको अभी क्या हो रहा है ये बताओ, उसके अंदर और क्या क्या मसले आ रहे हैं ये बताओ, उसका आखिरी वाइटल साइंस क्या थे वो बताओ, आपने ईसीजी करके देखी नहीं करके देखी ये बताओ। अगर मैं ये सवाल इस तरह आपको ओवर दे रहा हूं या आपको अलर्ट भेज रहा हूं कि जी एक पेशेंट 65 ईयर ओल्ड अहमद साहब विद नो कार्डियक हिस्ट्री 2 दिन से एडमिट है विद नमूनिया, आईवी एंटीबायोटिक्स पे चल रहे हैं, राइट ना उनका ब्लड प्रेशर 80-50 है, डिजीनेस की कंप्लेन कर रहे हैं, सही है सर प्लीज रेकमेंड कर दे मैं क्या कर दूं। तो इट इज अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे टू लेट योर सीनियर या लेट अदर पर्सन नो। तो ये एस बार को फॉलो करें, आप अपने वार्ड में फॉलो करेंगे बेहतरीन नजर आएगा। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स हैं, सही है, 2 बड़े अस्पताल हैं, शौकत खानम और आगा खान उनका नाम है यहाँ पे, वो एस बार अपने नर्सिंग हैंडओवर्स में यूज करते हैं, एग्रीड। पंजाब में डीएचक्यू टीएचक्यू हॉस्पिटल इंट्रोड्यूस किया एस बार शीट पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट पायलट प्रोजेक्ट 23-24 में, जिसका 24 में पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑडिट किया तो पता चला कि जी कम्युनिकेशन एरर जो है वो 35% से रिड्यूस हो गए। तो दिस इज अ टेक्निक विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम टुमारो, कोई लॉजिक नहीं है। तो ये चीज तो यहाँ पे हम अपनी कंटेंट से तो फ्री हो गए हैं। अब इसमें आप मुझे बताएं कि और कोई चीज आपका कोई सवाल है? यहाँ पे हमारा ये कंटेंट खत्म हो गया, यहाँ पे कोई सवाल है किसी का, कोई बात है तो डिस्कस कर सकते हैं, अभी है हमारे पास 10-15 मिनट नमाज से पहले। डॉक्टर नईम आप म्यूट है। जी सर। जी सर, इसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर पहली चीज़ तो जो ओवर वाला कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से भी थोड़ा सा गड़बड़ है कि 2 बजे शिफ्ट ख़त्म होती है तो 2 बजे अगली शिफ्ट शुरू होती है। वो 2 बजे जो लोग आएंगे वो 10-15 मिनट अपने सामान रखने में, तैयारी करने में, और वो आएंगे तो वो 3 देर तक पिछले लोग तो जा चुके होंगे। तो ये वाला टाइम जो है वो ओवरलैप टाइम जो होना चाहिए ओवर लेने के लिए, ओवर देने के लिए, वो यहाँ पे ज़ाया हो जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो मॉर्निंग हडल वाला आपने बहुत अच्छी बात की सर। उसमें एक दफ़ा हमने मॉर्निंग हडल शुरू की थी, मॉर्निंग मीटिंग सुबह के टाइम। तो अक्सर यही होता कहता था जी कि 8 बजे लोग पहुँचे नहीं। किसी ने जो है वो ज़ाहिर है घर से लेट निकला, कोई ट्रैफिक में लेट हो गया, किसी ने बच्चों को छोड़ के आना था, तो 8:30 पौने 9 बजे हो गए शुरू करते हुए। तो 8:30 पौने 9 बजे मॉर्निंग मीटिंग शुरू की, तो उसके बाद फिर डिस्कशन होते होते वो टाइम बहुत हो गया। तो उसके बाद फिर जो है वो सिस्टर्स ने कंप्लेंट कर दी कि जी अब तो लैब का टाइम ख़त्म हो गया है, अब तो दवाइयाँ लिखने का टाइम ख़त्म हो गया है, तो मरीज़ों के काफ़ी सारे काम रह गए। तो वो फिर मॉर्निंग मीटिंग हमें इस वजह से ख़त्म करना पड़ी। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल चाहिए, गवर्नमेंट सेटअप में बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ हियरार्की इन अ गवर्नमेंट सेटअप एज वेल। अस्पताल में कोई सीनियर हियरार्की तो होती है, जिसकी तरफ से कोई ऑर्डर आएगा तो वो फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमएस है, आप इसमें आप इसको पार्ट बनाएं ऊपर से ऑर्डर्स लाके कि जी ये मैंडेटरी है करना, क्योंकि एमएस ऑर्डर्स पे तो चीजें प्रोसेस होती हैं, मैंने देखा है। आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब नहीं करता, मैं प्राइवेट सेटअप में जॉब करता हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो प्राइवेट सेटअप में बहुत इजीली हो सकती हैं, हो जाती हैं, लेकिन हमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें भी ये मुश्किलात आती हैं, लोग भागते हैं उससे।
अच्छा, हमारे यहाँ पे मीटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे यहाँ पे मीटिंग का कॉन्सेप्ट है कि जी सुबह सुबह बैठेंगे, आधा घंटे की बात होगी, सब कुछ होगा। आप उस मीटिंग को एग्जैक्टली टाइम लगा के 5 मिनट की करें, 3 पॉइंट डिस्कस करें। अभी के डिस्चार्जेस, कोई क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, न्यू एडमिशंस, पेशेंट का कोई पेंडिंग टास्क, आप ये 4 पॉइंट पे डिस्कशन करें आप, और विथ इंस्ट्रक्शंस करवाएं इसको, इम्प्लीमेंट करवाएं फ्रॉम हायर रिसोर्स अथॉरिटीज। आप अपने वार्ड में इंचार्ज होंगे, आप अपने वार्ड के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप अपने इंस्ट्रक्शंस पे ये काम करवाएं एंड मेक एवरीबॉडी बाउंड टू अटेंड दैट। जब लोगों को उसका इम्पैक्ट आएगा ना, सही है, जब लोगों को इम्पैक्ट नजर आएगा, और उसके बाद आप उसके उसके ना इन चीजों के ऑडिट्स करवाएं। आप अपने ही रेसिडेंट्स में टीम्स डेवलप करें और उनको एक एक केपीआई पकड़ाएं। 5 लोग पकड़े, 5 लोगों में से 3 को क्लिनिकल केपीआई दें, 2 को ऑपरेशनल केपीआई दें कि जी क्रिटिकल लैब के रिसीव होने के बाद उसका इम्पैक्ट, उसकी क्रिटिकल लैब आ गई, उसके बाद उसका कोई इंटरवेंशन करनी थी तो उसका टाइम इतना होना चाहिए, उस टाइम फ्रेम में हुआ या नहीं हुआ ये बताएं। गिव देम द केपीआईज, और उनको ये चीज देखें, रेसिडेंसी एक वो चीज है कि वो आपके पास आ गया ना, वो 5-4 साल आपके पास है, वो कहीं नहीं जाता। उसको ये भी पता है कि जी मेरे सुपरवाइजर ने कागज साइन नहीं किया ना तो मैं फंस जाऊंगा। तो आपकी मुस्कुराहट सही है, सर तो वो आप, आजकल अदर वे राउंड भी होता है इसको। खैर इसको एज फिक्स ना लीजिए। सर अब वो सुपरवाइजर फंस जाता है सर। सर अब वो अलग मसले हैं, लेकिन देखें आप उनको ये दें टास्क, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जैसे हम ऑपरेशंस के लोग हैं ना, हम जब अपने काम कर रहे होते हैं ना तो हम एक आइसोलेटेड जोन में काम करते हैं, सही है। क्लिनिशियन आइसोलेटेड जोन में काम करता है, नर्स अपने आइसोलेटेड जोन में काम करता है। काम तीनों उसी मरीज के बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने आइसोलेशन में कर रहे हैं, आउटकम नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली इंडस में हमने एक काम शुरू किया, एंड दैट इनिशिएटिव वाज टेकन बाय क्लिनिकल ऑपरेशंस। हमने एक डिस्चार्ज प्लानिंग मॉडल शुरू किया कि हमें जी अर्ली डिस्चार्जेस, प्री डिस्चार्जेस, डिस्चार्ज बिफोर 24 आवर इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप कल किस मरीज को डिस्चार्ज करना चाहते हैं। करें ना करें हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप किसको करना चाहते हैं जो कल डिस्चार्ज हो सकता है वो बता दें। सुबह के राउंड में आप हमें 12 बजे तक के डिस्चार्जेस बता दें। अच्छा, उसके बाद अब क्या होने लगा, अब पहले लोग क्या कहते थे कल 3 मरीज डिस्चार्ज है, 1 महीने तक तो हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रही कि ये 3 मरीज डिस्चार्ज हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, और पता चला जितने उन्होंने बोले हैं वो हो ही नहीं रहे, क्योंकि लोगों ने समझा कि ये तो पूछ रहे हैं कर क्या लेंगे। फिर हमने 1 महीने का डेटा जमा किया, 1 महीने का डेटा प्रेजेंट किया कि जी आपने बोला ये आज 10 मरीज होंगे और आपने किए नहीं। फिर वो डेटा उनके एचओडीज तक गया, तो अब जब वो डेटा आता है ना तो वो कहते हैं जी 2 डिस्चार्ज होंगे, और वो 2 डिस्चार्ज सुबह 10 बजे होते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं अकाउंटेबल हूं, मेरा एचओडी मुझसे पूछेगा सवाल। सही है सर, आपको जी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी है सर। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के बाद चीजें हो जाएंगी। मैं आपको क्लियर बता दूं, जब आप जाके अपने वार्ड में व्हाइट बोर्ड लगाएंगे ना सर, जी तो जी लिटरली लोग आप पे हंसेंगे बैठ के, ये डॉक्टर साहब को जी हुआ सर। क्या ये, कि डॉक्टर साहब जी 4 कलर की पर्चियां लेके आ गए हैं और ये क्या कर रहे हैं खड़े रह के। लेकिन जब आप उस पर अकाउंटेबल करेंगे ना कि मुझे ये फिल हुआ हुआ चाहिए, मुझे यहाँ पे स्टेटस अपडेट चाहिए, तो मैं आपको बताऊं, जब आप उस पे स्टेटस के ऊपर जब आप उनकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करवा रहे होंगे, उनसे सवाल कर रहे होंगे ना अपने एग्जिट राउंड में जाते हुए, तो उनको ये पता होगा कि डॉक्टर साहब, अभी देखिए रूटीन है, डॉक्टर साहब आएंगे, सुबह राउंड करेंगे, मरीजों को देखेंगे, चले जाएंगे, फिर कल आएंगे। आप अपने राउंड के अलावा जरा दोपहर को 2:30 बजे जरा वार्ड का चक्कर लगाएं, 3 दफा करें ये काम। जरा 12 बजे आप नहीं जाते वार्ड, आप जरा बीच में छापा मारना शुरू करें, लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि ये काम करना है, जी ये सर जरूरी बिल्कुल है। सही। जी सर, मॉर्निंग मीटिंग जो है वो 50 मरीजों की मॉर्निंग मीटिंग करना फिजिबल है? सर मॉर्निंग मीटिंग कैसे हो सकती है, देखें दूसरा तरीका बताता हूँ। आप राउंड में खड़े हुए हैं, आप जी राउंड कर रहे हैं, 50 मरीजों का राउंड तो करना ही है आपने। जी सर। आपका जूनियर आपका सारा मटेरियल तैयार करके खड़ा होता है और वो बताता है कि सर ये आप उसको स्ट्रक्चर्ड करवा दें कि जी मैंने ये 4 चीजें पूछनी है, मुझे सिचुएशन बता दो, बैकग्राउंड बता दो, असेसमेंट बता दो, रिकमेंडेशन बता दो। सही है, रिकमेंडेशन जी आप बताएंगे बिकॉज यू आर अ सीनियर फिजिशियन, तो वो 3 चीजें तो लिख के ले आएगा। जी तो मेजरली वो कि उसके 3 पैराग्राफ होंगे छोटे छोटे से एक मरीज के ऊपर। आप उसी जी वक्त उसकी उसी उसी राउंड को मॉर्निंग मीटिंग में कन्वर्ट कर लें कि जी 50 मरीज का राउंड हो रहा है, हर मरीज पे 1 मिनट आप हर्डल कर लें कि ये सारी चीजें, इसके ये टाइमलाइन से इतनी देर में काम हो जाना चाहिए।
और मुझे, आप कुछ भी ना करें, आप उस पे सिर्फ इतना बोलना शुरू कर दें कि जी मुझे व्हाट्सएप पे इसका फॉलोअप दे देना, 1 घंटे ठीक बाद है। मुझे व्हाट्सएप पे इसका फॉलोअप चाहिए, स्पेसिफिकली इस मरीज का। आप देखें कि वो उस मरीज का 1 घंटे में आपको फॉलोअप आएगा। जी बिल्कुल सही है। एफिशिएंट प्रोसेस हो जाएगा, इंजन तेज हो जाएगा। हम्म, अभी मसला है कि अभी हम 1986 के इंजन लेके बैठे हुए हैं, मॉडल 2025 का आया हुआ है, ईवी जी गाड़ियां आ गई हैं, तो सर इलेक्ट्रॉनिक इंजन बनाना पड़ेगा ताकि तेज चले, साउंडलेस चले और तेज चले। बिल्कुल ठीक है। सही सर है एक सर। क्वेश्चन है, एक सर क्वेश्चन चैट में आया हुआ है कि कैन गुड एंड इफेक्टिव राउंड्स एंड एफिशिएंट हैंडओवर विद ऑडिट स्पेयर द नीड ऑफ मॉर्निंग मीटिंग? यस, इट में, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइम, जब तक आप कंफर्ट जोन ब्रेक करेंगे नहीं, जब तक ये इतने इफेक्टिव राउंड्स नहीं होंगे, इफेक्टिव एफिशिएंट हैंडओवर विद ऑडिट्स होना शुरू हो जाएंगे, तो आप मॉर्निंग मीटिंग अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि आप वो प्रोसेस जो मॉर्निंग हडल में बता रहे हैं ना, उस प्रोसेस को आप अपने राउंड्स में इंप्लीमेंट कर चुके हैं, और उसका आउटकम आप ऑडिट के थ्रू ले रहे हैं। उसकी कंप्लायंस आप ऑडिट में चेक कर रहे हैं, राउंड इम्पैक्ट आप क्रिएट कर चुके हैं, उसकी कंप्लाइंस आपने थ्रू ऑडिट वेरीफाई कर ली, और आउटकम आपके सामने नजर आ रहा है मरीज के ऊपर। तो लाजमी सी बात है, यस इट में स्पेयर द नीड ऑफ मॉर्निंग मीटिंग, बट इनिशियली नहीं होगा। इनिशियली आपको लोगों को बिठा के पढ़ाना शुरू करना होगा। मुझे बताएं कि कितने लोग हैं कि जब वो राउंड बाउंड से फ्री हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तो एक अदद मार्कर उठाते हैं और एक अदद व्हाइट बोर्ड के ऊपर सिर्फ ये बताते हैं कि जी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। हमने आज तक नहीं बताया होगा। सही है सर, आपने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया, मैंने नहीं बताया, लेकिन हम इसको प्रोसेस को फॉलो करें। आप राउंड से फ्री हो, 10 मिनट लें, कह रहे यार आ जाओ सब जमा हो जाओ, एक चीज पढ़ लें, कुछ ना करें। जैसे ये बटरफ्लाई इफेक्ट में आज हमने डिस्कस किया, कल जाके अपनी राउंड में डिस्कस कर लें, अपनी टीम से अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें अपने ग्रुप्स में कि यार ये देखो। सही है सर। तो इन जी जी सारी चीजों से क्या होगा कि वो ये बताएगा जी मेरे मेरे सीनियर फिजिशियन जो है ना वो मुझे बता रहा है ना, तो कल पूछेगा भी। एक एक डर होता है हमेशा, जूनियर को डर होता है सीनियर ने कोई बात चलते हुए बोल दी ना, ऐसा ना हो वो 4 दिन बाद आके मुझसे पूछ ले। तो उस सही। इम्पैक्ट से आपको आउटकम नजर आना शुरू हो जाता है। सर ठीक, हम बिल्कुल सही। ऑपरेशन मैनेजमेंट के लोग हैं ना, जी जी। हम बोल बहुत कुछ सकते हैं, हम बहुत हाँ, सारी थियरीज बता सकते हाँ। हैं बैठ के, हम बहुत सारे कागज डिफाइन कर सकते हैं, हम बहुत सारे प्रोसेसेस लिख सकते हैं बैठ के। लेकिन बात यह है कि मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, until and unless the physician is on board with you, जी जी। ऑपरेशन नेवर कम्स। ऑपरेशन जब सक्सेसफुल होती है, जब इंटेलिजेंट मूव लेती है, जब फिजिशियंस और नर्सिंग स्टाफ आपके साथ ऑन बोर्ड हो, आप एक टीम की तरह, टुगेदर वी अचीव मोर, वो टीम का हम पढ़ते हैं बहुत सारी जगह पे, टुगेदर वी अचीव मोर। जब तक वो टीम कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आप एक काम करें जाके, एक जी जर्नल, सर। आप एक अदर डोरी पकड़े, हमने वो सीपी कॉम में एक्सरसाइज की थी स्टार बनाने वाली, जी जी। वार्ड में करवाइए जरा। सही है। तीन तीन चार अटेंडेंट को भी मिला लें उसके अंदर, जी। उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल, अटेंडेंट का कुछ नहीं होगा, अटेंडेंट का फ्रस्ट्रेशन लेवल रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन स्टाफ को टीम वर्क समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम्म। अभी बेसिकली कल हमारी यही डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने जैसे अभी बताया कि वो जी डिजास्टर मैनेजमेंट का और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का, सर्च कैपेसिटी इन पेशेंट का कुछ वर्कशॉप्स हम लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली उसकी नौयत हमें यही नजर आ रही है कि हमारे पास कम्युनिकेशन गैप्स बहुत है। कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से आप कभी भी इमरजेंसी प्लानिंग नहीं कर पाते। और दूसरा, हमारे हमारे जो अलमिया है ना, मुझ समेत, हमें लिखने से बड़ी कोफ्त होती है कि कोई जी चीज लिख दो। लिखने बैठेंगे तो ऐसा लिखेंगे जी 100 पेज का डॉक्यूमेंट बना दिया ताकि वो जी तय करके रख दो और उसको दोबारा खोलना नहीं है। बात होगी तो बोलेंगे जी हमने मैनुअल बनाया हुआ है। भाई मैनुअल पढ़ा किसी ने आज तक? मैनुअल का प्रोसेस फॉलो का, प्रोसेस बनाओ छोटा सा, 4 डब्बे बनाओ, उस 4 डब्बे को इंप्लीमेंट करो, उसको सीधा करो, फिर प्रोसेस 2 पे आओ, प्रोसेस 2 को सीधा करो, फिर 3 पे आओ। हम क्या करते हैं जी, 1 से लेकर 10 तक सारे प्रोसेस बनाते हैं, अच्छी सी फाइल कवर में लगा के अच्छा सा प्रिंट आउट निकाल के रख देते हैं, वो फॉलो नहीं होते। आप एक एक को बनाएं, टेक वन वन थिंग, और उसके बाद करें। डॉक्टर अमजद ने कहा है कि वुड यू कंसिडर जूम मॉर्निंग मीटिंग बी एज बेनिफिशियल इन पर्सन मीटिंग? डेफिनेटली सर। जूम पे बेनिफिशियल कैसे होगी मैं आपको बताऊं। जूम पे ऐसे बेनिफिशियल होगी कि आप उसमें पाबंदी लगाएं कि जी माइक कोई नहीं बंद करेगा, माइक सारे खुले रखेंगे,
और आप नाम लेके पूछना शुरू करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ डॉक्टर अमजद आप मुझे बताएं कि जी ये डिजिटल हैंडओवर के बारे में क्या राय है आपकी, या मैं डॉक्टर ताहिर से पूछूं ये सवाल, या मैं डॉक्टर अतिया से पूछूं ये सवाल। सही है। तो आप जब बोलना शुरू करेंगे ना, जब आपका नाम लेके बोला जाएगा, ये हम प्रैक्टिस डॉक्टर नईम को अच्छी तरह पता है कि सीपी कॉम में ही हमारी प्रैक्टिस होती थी कि हम बंदे से बुलवाने के लिए ना उसको उसका नाम ले लेते थे। तो यहाँ पे डॉक्टर नईम ने रिक्वेस्ट की कि सब बहुत बिजी लोग हैं तो सुन लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर पे ज्यादा फोकस होगा। तो इस वजह से मैं ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन अभी नहीं हो रहे, लेकिन कहीं हमें ना इंटरेक्शन की जरूरत होती है। तो मॉर्निंग मीटिंग्स को आप जूम पे शुरू करें सर, बेहतरीन आपका इंशाल्लाह ताला एक आउटकम आएगा। एंड आई वुड बी वेरी प्लीज अगर जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप इम्प्लीमेंट करके उसका आउटकम शेयर करें। कि कहीं आपको चैलेंज आ रहा है ना, तो हम उस पर एक डेडिकेटेड सेशन रख के भी बात कर सकते हैं, हम डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर नईम, आप भी ये मैसेज दीजिएगा अपने मेंबर्स को, यहाँ पे तो लोग कम है, रिकॉर्डेड लेक्चर सर लोग सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। आप डिस्कशंस करें सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन करें। वो मैंने गूगल क्लासरूम में क्रिएट किया हुआ है, उस पर आज लेक्चर भी अपलोड कर दिया है, डॉक्टर नईम ने भी गूगल ड्राइव का लिंक भेजा हुआ है। आप आए डिस्कशंस करें, उस पर बताएं कि जी हमने ये चीज़ आपने बोली थी, हमने ये इंप्लीमेंट करी, ये फेल हो गई, ताकि हम उसको और डिस्कस कर सकें, उसको कैसे मजीद देखें। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने आप से बैठ के नहीं निकाल के लाया, ये दुनिया में प्रैक्टिस हो रही है। सही है। और दुनिया में इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं। एंड वॉट एवर द कंटेंट वी आर टेलिंग यू, इसके पीछे ना, मैं आप बिलीव करें, इसके पीछे बहुत हमारी घंटों की मेहनत है जो हम कंटेंट यहाँ लेके आते हैं जी रेफरेंसेस के साथ। उस रेफरेंस को पूरा स्टडी करना, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत ज़्यादा टीम वर्क होता है। सही है, मैं अकेला नहीं कर पाता ना, मेरे पीछे एक पूरी टीम पड़ी हुई है। अब मेरे पास एक टीम है, देखें मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, ये कंपनी कराची में है, मुझे पंजाब हेल्थ कमीशन का या पंजाब हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट का आइडिया नहीं है। तो आई हैव टेकन सम पीपल ऑन बोर्ड फ्रॉम दैट फील्ड एज वेल, कि जो मुझे वो रेफरेंसेस वैलिडेट करके बता सके। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो मुझे वो रेफरेंस, रेलिवेंट रेफरेंस कोड करना है, रेलिवेंट प्रैक्टिस जो मार्केट इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है वो कोड करनी है। आपको पता है एनएचएस के अंदर, यूके में वेल डिफाइंड हॉस्पिटल सीरीज है ना पूरी, वो एनएचएस का एक्यूटी लेवल 3 का इमरजेंसी में वेट टाइम पता है कितना है आपको? उसकी स्टडी कहती है कि 12 से 14 घंटे का वेट टाइम है उस मरीज को इमरजेंसी में दिखाने का। पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी का वेट टाइम जो है ना, वो 8 से 10 घंटे आ रहा है अभी भी, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड है, इसलिए वो वेट टाइम काबिल बर्दाश्त है। क्योंकि वहां पे जो ट्रियाजिंग हो रही है ना, वो ट्रियाजिंग फिजिशियन बेस्ड हो रही है। वहां नर्स प्रैक्टिशनर बैठा हुआ है जो आपको 4 दवाइयां लिख के दे सकता है। सही है। आपके पास इतना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है। अभी इंडस हॉस्पिटल में तकरीबन 2018 में हमने इंप्लीमेंट किया था 5 लेवल ट्रियाजिंग सिस्टम, जिसको मैनचेस्टर ट्रियाज सिस्टम कहते हैं। एंड वी हैड अ फ्लिप पिक्चर। जो मरीज हमारे पास आ रहा था और वो कहता था कि जी, पहले हम पर्ची काटते थे उसकी, पेट का दर्द है, हाँ ये हरी पर्ची लो वहां चले जाओ, सीने में दर्द है, लाल पर्ची लो वहां चले जाओ। नाउ वी हैव अ फ्लिप इफेक्ट। हमें पता चला कि जी 5 लेवल ट्रियाजिंग पे जब वो पैरामीटर्स नेशनल अर्ली मॉर्निंग स्कोरिंग सिस्टम के इवेल्युएट करता है ना, तो डेथ एक्यूटी लेवल 3 मरीज जो बिल्कुल टहलता हुआ आया था ना, वो भी क्रिटिकल हो सकता है। तो चीजें करने से होती हैं। तो जो भी चीज आप इंप्लीमेंट करें, आप डिस्कस करें। जी सर। जी सर डॉक्टर ताहिर मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। जी सर, डॉक्टर साहब बिल्कुल हाजिर। थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा अच्छा आपका इंटरेक्टिव भी रहा सेशन, बहुत अच्छी बात है आपने की, मज़ा आया सुन के जो है ना। और दिल भी बहुत कर रहा है कि इनको हम फॉलो भी करें इन सारी चीज़ों को। कहीं ना किसी तरीके से शायद कर भी रहे हूँ, लेकिन वो जो एक आपकी बात है कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो उसकी बात है। तो मैं इस वक्त मैं भी टर्शरी के हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल रिसेंटली यहाँ पे अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो मिस्टर टू में जो मुल्तान में एक नया इंस्टीट्यूशन बना है, मिस्टर से हटके जो है मिस्टर टू के नाम से कहना से। तो यहाँ पे मैंने ये हैंडिंग ओवर की जो पॉलिसी अपनाई हुई है, वो हमने व्हाट्सएप ही यूज़ की थी। उसकी दो रीज़न थी सर। एक तो हमारे पास अभी पीजीआर्स नहीं है और हाउस ऑफिसर्स नहीं है, हमें हम्म। काम करना पड़ रहा था एमओस के साथ जो है ना। हम्म। और एमओस की जो स्ट्रेंथ है वो भी हमारे पास मेडिसिन की एक वार्ड के लिए, जिसमें एक टाइम में 25 से 30 पेशेंट होते हैं। तो और उसमें अभी हमारे पास
हमारा आईसीयू भी फंक्शनल नहीं है, तो लिहाजा सारे पेशेंट जो क्रिटिकल होते हैं वो हमें ही रिसीव करने पड़ते हैं और देखने पड़ते हैं। सही। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो एक मेरे जहन में एक आइडिया आया उस वक्त कि चले हम व्हाट्सएप के जरिए एटलीस्ट ऑन बोर्ड तो हो जाए ना कि क्या हुआ हमारे जाने के बाद। तो हैंडिंग ओवर तो हमने इस तरीके से शुरू की थी। तो और कोई अदर वेज हैं जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज में जो है अपनी जो एफिशिएंसी है उसको बेहतर कर सकें। इस सिलसिले में कोई अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, हमें कोई गाइड करना चाहें तो आप प्लीज हमें करें। थैंक यू वेरी मच। सर मुझे बताएं, आपने कहा 25-26 मरीज हैं एट वन टाइम। जी जी सर। एक मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी में कितने मरीज हैं? सर हमारे पास मॉर्निंग में 2 एमओज होते हैं, इवनिंग नाइट पीक एक होता है। तो उसमें अब देख लें मॉर्निंग राउंड में चूंकि हिस्ट्री एग्जामिनेशन राउंड कराना, उसको डिटेल में देखना, ये सारी चीजें मॉर्निंग में ज्यादा होती हैं सर। तो उस हिसाब से अब आप अंदाजा लगा लें कि वो कितने पेशेंट देखते हैं। जाहिर है उन्हें सारे पेशेंट ही देखने पड़ते हैं सर। जी। सर देखिए, मॉर्निंग में तो आप खुद मौजूद है ना, आप बेसिकली आप ये चाहते हैं कि जी आपको ऑफ आवर्स में अपडेट्स मिलती रहे। जी जी। आप वहां पे ना सर वाइट बोर्ड टेक्निक इस्तेमाल करें, उसको उसको बोले सिर्फ जो क्रिटिकल एंट्री है ना वो मेंशन करें और उसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें। सही। सही है सर। एक अच्छा, तरीके उससे से टाइम क्या बात। होगा कि देखो उसका लिखने का टाइम, टाइप करने का टाइम बच जाएगा। आप 5-6 हम्म। कॉलम्स बना लें, क्रिटिकल लैब, आपसे उसको बोले क्रिटिकल लैब है, सही है, वॉइस भेज दे आपको या बोर्ड पे एंट्री कर दे और उसकी पिक्चर भेज दे। आप ये शायद इम्प्लीमेंट करके देखें, इससे कोई इम्पैक्ट आता है आपको, कुछ बेहतर आपको सिनेरियो मिलता है। अच्छा सर, इसमें मैं यही बात को कहने लगा था कि जो हम हैंडिंग ओवर कर रहे हैं ना वो बेसिकली रजिस्टर पे कर रहे हैं। तो उसके जी। हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो हम डॉक्यूमेंट करा लेते हैं, उनसे साइन करा लेते हैं, और वो साइन शुदा जो पेपर है वो हमें मिलता है। तो ये हम्म। भी मैं एक्चुअली ये कर रहा हूँ सर, ताकि मुझे मेरे पास एक प्रूफ भी हो। और प्लस जो है ना हम उसको अपना व्हाट्सएप पे हम उसको उसकी तस्वीर मंगवा लेते हैं। और हर 12 घंटे के बाद जो जैसी शिफ्ट चेंज होती है ना, तो हमें प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली उस रजिस्टर के साथ साइन साइन स्टैम्प के साथ हमारे पास आ जाती होती है। सर मैं आपको, अच्छा आपका जो रजिस्टर पे हैंडिंग ओवर है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है कि आपको उस हैंडिंग ओवर में यही चीजें लिखनी है? सर उसमें यही है कि पेशेंट का नेम, उसका डिटेल, डिजीज और उसकी कंडीशन जो है ना, और हमने उस पर ज्यादा फोकस यही किया हुआ है कि जो ज्यादा सीरियस पेशेंट हैं उनका आप हमें ज्यादा बताएं। या ऐसे पेशेंट जो स्टेज 4 कैंसर के पड़े हुए हैं उसका अगर हमें ना भी पता लगे तो इट्स ओके, क्योंकि हमें पता है कि स्टेज 4 पे हमने क्या कर लेना उसका। सर एक ऑप्शन और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने गूगल फॉर्म यूज किया होगा। ठीक सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। गूगल फॉर्म में एक फायदा है कि आप प्री डिफाइंड क्वेश्चंस देते हैं और उसमें कुछ ऑप्शंस देते हैं जिसमें टाइपिंग कम हो और वो सिलेक्शन बेस्ड हो जाए। आप देखें, आप अगर कहेंगे, आप अगर चाहेंगे तो हम उसको यहाँ डिस्कस भी कर लेंगे। एक आप मुझे नेक्स्ट सेशन में जब हम बैठेंगे जिसमें हम एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे होंगे तो उसमें हम थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे। आप एक स्नैप ले लीजिएगा उस रजिस्टर की, दिखा दीजिएगा यहाँ पे। हम एक ट्राई करेंगे गूगल फॉर्म में उसके ऑप्शंस क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। उससे ये होगा कि मोबाइल, देखें आजकल की जो आवाम है ना सर, वो मोबाइल तो ऐसे यूज करती है, वो रजिस्टर से ज्यादा मोबाइल पे अच्छा काम कर लेती है। तो वो मोबाइल में एक लिंक क्रिएट कर देते हैं, उसको खोलें, वहां पे मरीज का नाम डालें, अपने सेलेक्शंस करें और उसको सबमिट कर दें। आपके पास एक कंट्रोल शीट के फॉर्मेट में एक्सेल पे वो शीट में डिस्प्ले नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके, ये भी अच्छी ऑप्शन है, इसको किया जा सकता है। ये किया, अच्छा, क्योंकि ये लोग ज्यादातर मोबाइल यूजर होते हैं ना, मोबाइल यूजर फ्रेंडली होते हैं ये ज्यादातर, तो इनको ज्यादा कोफ्त नहीं होती मोबाइल में कुछ करने से। सही है, तो ये काम हो सकता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर फॉर्म्स क्रिएट हो सकते हैं। इसी तरह आप एक कंटेंट बना दें व्हाट्सएप पे जिसमें अलर्ट का हो कंटेंट, जी जी ये है सिर्फ इस पेशेंट के लिए जिसका अलर्ट भेजना है, ये फॉर्मेट में मैसेज टाइप करके भेज दो। तो फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं जो बिल्कुल लो कॉस्ट है, इसमें अंदर कोई कॉस्ट नहीं लगनी है। सर जिसके लिए अलर्ट लिखा गया है वो अलर्ट ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा मोबाइल के उस पे, या वो उसको हर 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद मोबाइल खुद से चेक करना होगा कि मेरे सर नाम कोई देखें, अलर्ट तो नहीं आया? हाँ सर देखें, व्हाट्सएप बिजनेस में एक एपीआई मौजूद है जिसमें अलर्ट आपको, अगर वो अलर्ट आप कंटेंट डेवलप करते हैं ना तो उस अलर्ट के हिसाब से आ जाता है आपको अलग से मैसेज के ये अलर्ट है। सही है सर, वो ठीक है व्हाट्सएप सर। बिजनेस में एक एपीआई है।
इसी तरह मैं कुछ चीज़ में अलर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सर्च करके मुझे कुछ चीज़ मिलती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करता हूँ। सर ठीक है बिल्कुल। सर जो वाइट बोर्ड वाला ना सर, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जो है ना, वो जो डिस्प्लेड चीज़ होती है ना, उसकी पिक्चर लेके वो दूसरों को, बाज़ का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, बाज़ का हायर अप्स को शेयर कर देते हैं कि ये देखें जी, ये डॉक्टर काम लिख के गया था और ये हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। हालांकि वो बैकग्राउंड में बेशक हो चुका हो या जैसे भी चल रहा हो, लेकिन वो एक उसको ना एक एज टीजिंग टूल या एज ट्रबल क्रिएटर वो यूज करते हैं इस चीज को। सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है सर। व्हाइट बोर्ड हटा दें और व्हाइट पेपर टेक्निक यूज करें फिर आप। व्हाइट पेपर टेक्निक भी सेम है, लेकिन वो व्हाइट पेपर जो है ना सर, वो जो है वो जो आपका नर्स इंचार्ज हो वहां पे या आपका जो फिजिशियन इंचार्ज वहां पे वार्ड का है ना, उसके हवाले करें। और जब भी आप राउंड करें तो बोलो यार मुझे वो पेपर दिखा दो, अपडेटेड जी स्टेटस, जो उसके पास होगा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो इंस्टेड ऑफ व्हाइट बोर्ड यूज व्हाइट पेपर। बिल्कुल ठीक है। सही है सर, सही सही है। है सर। चलिए ठीक है सर, मेरे ख्याल है और कोई क्वेश्चन नहीं है सर बस तो। मुझे आपसे जो रहनुमाई चाहिए डॉक्टर साहब, वो ये चाहिए कि सेशन किस तरह जा रहा है, कैसा जा रहा है, इसका मुझे जेन्युइन फीडबैक चाहिए तमाम पार्टिसिपेंट से, ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें, अपनी खामियों को दूर कर सकें। सर सेशन बहुत अच्छा है, लोगों की पार्टिसिपेशन जो है मेरे ख्याल में, आज की वो वीडियो सुनेंगे ना, ये सारा मैं अभी शेयर कर देता हूँ जी। रात तक इंशाल्लाह। तो वीडियो की विजिबिलिटी हो जाती है तो मेरे ख्याल में डिस्कशन थोड़ी सी ज़रा शुरू हो जाएगी ग्रुप के अंदर। तो बाकी सर सेशन बहुत अच्छा है और हमारे बहुत काम काम की चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि ये लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और कुछ पोस्ट टेस्ट जो है वो भी दरमियान में, आपका काम बढ़ता जा रहा है, मैं खामखा आप पे काम डालता जा रहा हूँ। लेकिन जो है वो शायद ये चीज़ें भी हमें थोड़ी सी हेल्प करें। नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला उसकी पार्टिसिपेशन स्ट्रांग करने के लिए ना ऐसा कर देते कि जी सर्टिफिकेट जो है ना वो अटेंडेंस में मैंडेटरी हो गई है, तो सर वो मुश्किल पार्टिसिपेशन होना शुरू हो जाएगी। नहीं सर, वो ना करें। वो फिर नहीं किसी नहीं, को वो नहीं मिलेगा नहीं कर रहे, मुझे सर्टिफिकेट। पता है नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, लेकिन पार्टिसिपेशन से मकसद मेरा ये है कि जी आप भले जूम पे नहीं ज्वाइन कर पा रहे, आई एग्री, जी जी जी। आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुने, और प्लीज यस। व्हाट्सएप ग्रुप पे पार्टिसिपेट करें, एंड एवरीबडी, इट्स नॉट मी ओनली कि इमरान जमाल विल रिप्लाई ऑन इट, एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई सवाल पूछा है तो आप में से कोई भी जो बेहतर समझता है उसका रिस्पॉन्स दे दे। सही है, कहीं उसकी करेक्शन की जरूरत हुई, ऑपरेशन साइंस की, साइंस जो आपने कल बोला कि ऑपरेशन एक साइंस है, हम तो आर्ट समझते रहे आज तक। जी जी। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर सो 10 ऐसे कमेंट्स, लेकिन हम उसको वो बिल्कुल क्वेरी का रिस्पॉन्स देंगे। मैं मौजूद हूँ, कोर की पूरी टीम बैठी हुई है, आयशा साहिबा उस ग्रुप में है, मैडम अतिया हैं हमारे वहाँ पे गुड में अपना वो ग्रुप में, मैडम कुरत मौजूद है। एनी बडी ऑफ अस कैन रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेरी, वी हैव एवरी वन। हमने इसीलिए सबको डाल दिया है कि एटलीस्ट अगर जो दूसरी फैकल्टीज इंशाल्लाह जब ऐड होंगी, जो जो हम्म। दूसरे सेशन ले रहे होंगे, तो हम उनको भी फिल वक्त उस ग्रुप में डाल ऐड करेंगे, ताकि उनके सेशन से रिलेटेड कोई चीज है, कुछ है, तो वो होना चाहिए। ये सैयद नईम अफजाल साहब ने कमेंट दिया, कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड टेक होम मैसेजेस एट ईच एंड डे प्लीज शेयर। सर बिल्कुल आपको अगले स्लाइड में अब टेक होम की टेक अवेज का जो एक स्लाइड में ऐड करके दूंगा कि आज के सेशन के की टेक अवेज क्या थे, और इस सेशन का की टेक अवेज इंशाल्लाह ताला आपके पास आज व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, थैंक एक यू सर। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है ना, ये डॉक्टर अमजद ने शेयर किया है, ये कोविड में हमने देखा भी था कि जब व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो चीज़ें शेयर होती थी ना, तो उस वक्त जो पीजीआरस हैं या जो भी डॉक्टर्स हैं, वो व्हाट्सएप पे अपना ज़्यादा टाइम गुजारते थे और एक्चुअल पेशेंट की बेड साइड के और बहुत कम टाइम होता था। तो अक्सर औकात फेक चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती थी, पेशेंट कुछ और कंडीशन में होता था और ग्रुप पे कुछ और शेयर हो रहा था। तो जो सीनियर जो या जो भी डिसाइडिंग लोग जो है वो पीछे बैठे देख रहे होते, उन्हें पता उस वक्त चलता था जब पेशेंट आईसीयू में पहुंच चुका होता था और वो टर्मिनल होता था। तो उस वक्त स्टोरी खुलती थी कि यार ये तो कहानी पीछे और थी, 3 दिन तो हम बेवकूफ बनते रहे। सर बिल्कुल आपकी बात सही है, इस पे सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास। उसने इवनिंग और नाइट में व्हाट्सएप पे जो भी रिपोर्ट किया, उसके बाद पेशेंट की कंडीशन खराब हो गई, आप इंसिडेंट रिपोर्टिंग का, डिपार्टमेंटल इंसिडेंट रिपोर्टिंग का फॉर्मेट शुरू कर दें, आप उसके अगेंस्ट में इंसिडेंट फाइल करें और एक कमेटी बनाएं जिसके अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खुद हो,
जी नर्सिंग साइड से भी किसी को लें, सीनियर फिजिशियन को भी लें, और दूसरे डिपार्टमेंट से भी किसी की सपोर्ट लें, बोले ये कमेटी फैसला करेगी आपका। फिर आप उसको रेप्रिमांड करें, एक्स्ट्रा कॉल्स लगा के रेप्रिमांड करें, उसकी एक पर्टिकुलर मरीज के साथ ड्यूटी लगा के रेप्रिमांड करें, वो फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बट एटलीस्ट इंसिडेंट रिपोर्टिंग, डिपार्टमेंटल इंसिडेंट रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्राइटेरिया स्टार्ट करें। क्योंकि जब तक सर वो नहीं होता जिसको हम कहते हैं कि जी आप लाठी दिखा के भी बहुत सारे काम कर लेते हैं ना, जी तो जी। वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझ जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सीधे तरीके से काम नहीं करना चाहते ना, उनको शॉर्टकट हम्म मारने का बहुत शौक होता है, तो वो हम्म। शॉर्टकट को पकड़ना जरूरी है। जी दुरुस्त दुरुस्त। ये आपके जूनियर्स ने सुन ली ना सारी बातें अगर मेरी, जी तो जी। बोलेंगे यही सबसे कल्परेट आदमी है जो बता रहा है। नहीं सर वो आपका शुक्रिया। एक डॉक्टर साहब का भी सवाल है कि ड्रेस कोड की क्या इम्पोर्टेंस है जूनियर डॉक्टर्स के लिए। जी सर, सवाल मैं ड्रेस देख कोड। रहा। हाँ। ड्रेस कोड तो सर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, टू गिव अ प्रोफेशनल लुक एंड फॉर अ कॉन्फिडेंस। ड्रेस कोड की पाबंदी तो बिल्कुल है। मैं कहता हूं कि जी ड्रेस कोड में 3 चीजें हैं जो मैं इम्प्लीमेंट करवाता भी हूं और हम प्रैक्टिस भी करते हैं। फॉर मेल्स, अगर आप शलवार कुर्ता पहनते हैं तो लाइट कलर के शलवार कमीज हमने बोले हुए हैं कि जी आप ब्लू, ग्रे, वाइट, क्रीम इस तरह के कपड़े पहने विथ वेस्ट कोट अलोंग विथ शूज, नो चप्पल अलाउ। पैंट शर्ट पहनते हैं तो तमीज की पैंट शर्ट पहने, फॉर्मल ड्रेसिंग, और अगर साथ में टाई लगा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नीट क्लीन पॉलिश शूज के साथ। और जो खवातीन है उनको कहा है कि भाई नॉर्मल जो आपका कल्चरल ड्रेस है वो पहने, विदाउट एनी ज्वेलरी, विदाउट एनी हैवी ड्यूटी मेकअप। अगर ये कोई करके आ रहा है तो जरा आप उसको साइड पे बिठा के 2 घंटे उसको जरा साइड पे बिठाएं और उसके बाद उसको दें सजा एक दफा, तो इंशाल्लाह ताला अगली दफा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आपको बहुत जरूरी है कि आप ड्रेस कोड कंप्लायंस करवाएं जूनियर डॉक्टर से। एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, दूसरा वो अपनी रिस्पेक्ट दूसरे से करवाता है। जब वो पता चला जी गिरेबान के 2 बटन खुले हुए हैं, गले में स्टेथ लटका हुआ है और वो चले आ रहे हैं, शर्ट यहाँ से बाहर निकल रही है, 2 पट्टी की चप्पल पहने हुए हैं, तो वो सामने जो बैठा हुआ है ना अटेंडेंट जो इलाज कराने है अपने मरीज का, वो भी उसको उसी तरीके से ही इवेल्युएट करेगा। लेकिन यही एक सूटेड बूटेड प्रोफेसर जब आके खड़ा होता है तो वो अटेंडेंट हाथ बांध के सर झुका के जी सर करता है ना, तो योर अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट। तो ये सर आप ड्रेस कोड की पॉलिसी, डॉक्टर अली 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 रुख सर, इनको तो आप पाबंद कर देना कि ये होनी चाहिए, नोटिस निकाल दें सुबह ही कि ड्रेस कोड ये कंप्लाइंस जरूरी है। बिल्कुल ठीक है सर, दुरुस्त हो गया, बेहतरीन। आजकल तो वैसे स्क्रब्स वगैरह का ज्यादा काफी रिवाज चला अरे हुआ है। स्क्रब्स स्क्रब्स अलाउ कर दें, अब तो सस्ते सस्ते हो गए सर, ऑनलाइन इतने मिल रहे हैं माशाल्लाह, 2 2 जी ढाई ढाई जी हजार रुपए के बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। हम लोग तो जी पहन जी। नहीं सकते, तो आप लोग तो पहने सर, अच्छे लगते हैं उसमें डॉक्टर स्क्रब में तो। सही है। वो वार्ड का कलर कोड कर दें स्क्रब का कोई, कि जी मेडिसिन का वार्ड 1 है उसका ये कोड है, वार्ड 2 का ये कोड है, वार्ड 3 का, आप उस कलर कोडिंग कर लें स्क्रब्स की, आइडेंटिफाई हो जाता है उससे कि जी ये मेरे फला वार्ड का डॉक्टर है। इंटरेस्टिंग है सर, इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही है। जी। तो अगर आप चल। कहेंगे ड्रेस कोड की पसंद कराए तो वो कहते हैं ये क्या दयांशो सर आपकी, डा- हाँ, डेढ़ से दकियानूसी, देखिए। दकियानूसी डॉक्टर है सर, वो कहने थे दकियानूसी है, लेकिन उसको ये भी तो पता है ना कि आप सीनियर हैं उसके, आपके अलावा तो उसने कुछ और कर नहीं सकता ना, वो कहीं निकल नहीं सकता ना, उसको आना तो एट एनी पॉइंट इन लेवल आपके पास ही है। तो देखा, सीनियर हमेशा ना सर आपको एक सही राह दिखाता है। आपको जो उस्ताद होता है ना सर, वो आपका रूहानी माँ बाप के वालिदैन होते हैं ना, उस्ताद आपके रूहानी वालिदैन होते हैं, तो वो रूहानियत आपको उस तरीके उस राह पे गामजन करते हैं। तो ये जरूरी है करना। आजकल की जो जनरेशन है ना वो एआई जनरेशन है सर, वो एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीख के आती है, तो आपको अपना कल्चर, अपना ट्रेंड, अपना कस्टम उनको फॉलो कराना है। ये मुश्किल काम है, आई एग्री विथ यू, बिल्कुल मुश्किल काम है। वो आपके बारे में यही कमेंट करेंगे कि यार बहुत पुरानी सोच के आदमी है, खुद ने अपनी उम्र गुजार लिया, हमें बोल रहे हैं खड़े होके, इनको आज के दौर का क्या पता। लेकिन हमेशा एक चीज मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाई कि बनिस्बत उस एक नई गलती करके ना सीखो, पिछले एक्सपीरियंसेस से, हमारे एक्सपीरियंसेस से हमारी गलतियों से सबक ले लो। तो जरूरी सर, है कि मैं वो गलती करके करूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम सॉरी, भाई। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं एक्चुअली सर। सर, ये मैं भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में होता हूँ, और मैं काफ़ी मतलब
उस 2-4 चीजों पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा होता, जिसमें एक वाइटल्स, जो ये फेक वाइटल्स डाल रहे होते हैं बच्चे, जी और एक ड्रेस कोड। जी ड्रेस कोड में आजकल जो हालात हैं सर, वो आप शायद नोटिस करते हैं कि नहीं, मैं हम तो करते हैं। तो हम थोड़े से मतलब एक यंग कैटेगरी में आते हैं, रिसेंटली कंसल्टेंट्स बने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आई एम वर्किंग हियर। हम्म अच्छा सर, उसमें जो है ना बच्चे, मैं इनको बच्चे ही कहता हूँ, और इनको हम चाहे कितना ही प्यार से डील कर लें, लेकिन सर जब तक कि हमारा जो बाकी वार्ड की टीम है जिसमें सीनियर्स शामिल हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, वो आप उन बच्चों का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो है ना ताल्लुकात बड़े अच्छे बना के रखने होते हैं, और उन्होंने कहलवाना होता है कि हाउस ऑफिसर से कि हम लोग जो है ना तुम्हारे दोस्त हैं, मतलब हमें रिस्पेक्ट दो, हमारे साथ खेलो कूदो बातचीत करो। मतलब ये बायसनेस बाय द रेस्ट ऑफ दी जो टीम्स हैं, हमारे सीनियर टीम्स, वो अब आप अकेले सेग्रीगेट हो जाते हैं जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। मैं पर्सनली भी यही समझता हूँ कि जो ड्रेस कोड है ना, एक मेन चीज़ है जो नज़्म ज़ब्त को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया सर, अब मैं इसको मुख्तसर करता हूँ सर। आप अकेले जब कर रहे होते हैं ना, बाकी लोग आपके साथ नहीं दे रहे होते, तो आप बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और वो पूरे हॉस्पिटल में जो आपकी बदनामी, बच्चे, क्योंकि हाउस ऑफिसर पीजीआर फारिग तरीन बच्चे होते हैं एक्सेप्ट फॉर स्टडीज या अपनी इस जॉब की जो 12 घंटे की या 8 घंटे की होती है, इसके अलावा उनके पास काम नहीं होता सिवाय चुगलियां करने के। क्योंकि हम भी जूनियर्स रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि कितना ज्यादा टाइम होता है अगर आप पढ़े भी ना आप तो सर वो उस पर्टिकुलर डॉक्टर को इतना बना देते हैं ना कि वो आप जिस जगह पे भी बैठते हैं जाते हैं, तो आप कहते हैं यार अली तुम बहुत सख्त आदमी हो यार, तुम बच्चों के साथ बड़ी सख्ती करते हो उनके ड्रेस कोड के ऊपर। तो अब ये मेरा सवाल है कि सर इस चीज को कैसे, अपने कोलीग्स को कैसे हम इसमें शामिल करें, ताकि सब लोग एक ही जबान पे, एक ही मतलब पॉलिसी के ऊपर चलें और बच्चों से इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि नज्म ज़ब्त के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। अगर आपकी बात से 100% एग्री। पॉइंट तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं अकेला ही निकला था और कारवां बनता गया, तो काम तो अकेले ही शुरू करना है। आसान हल इसका ये है कि आप डेली जो आप उन बच्चों पे तो एक आप फोकस कर रहे हैं वो अलग है, जो सीनियर लॉट है, जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना शुरू करें, उनको उस चीज की अफादियत बताना शुरू करें, और आप अपने आप को एज एन एग्जाम्पल क्रिएट करके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताना शुरू करें कि क्या है। ये आपको डेली करना पड़ेगा और बहुत लंबे अरसे तक करना पड़ेगा, क्योंकि देखें वो माइंडसेट डेवलप हो चुका है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं सही हूं, मुझे मेरे काम से ताल्लुक रखे लोग, मेरे कपड़ों से क्या मसला है उनको। लेकिन जब आप उसको डेली बार बार हैमरिंग करते हैं ना, तब व्हेन यू हैमर करने से फायदा ये होता है कि उसके दिमाग में वो चीज घुसना शुरू हो जाती है और उसका कंफर्ट जोन खत्म होना शुरू होता है। तो ये जरूरी है, आप अपने ना उसको लॉबिंग कहते हैं ना, आप इस ड्रेस कोड की लॉबिंग करना शुरू करें फ्रॉम अपर लेवल, एंड मेक अ ड्रेस डे। आप कोई भी एक दिन अपने बोर्ड में मंथली एक दिन चूज करें जिसके अंदर आपका एक अटायर होना चाहिए सेम। बोले जी सारे सीनियर कंसल्टेंट जो है ना, वो आज व्हाइट शलवार कुर्ता और काली वेस्ट कोट पहन के आएंगे जुम्मे वाले दिन। मेक योर सेल्फ एन एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया है। सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा जबरदस्त सेशन रहा सर। सर अब आज आज लिटरली आज मजा आया कि जब डिस्कशंस होती हैं, बातचीत होती है। सही है, डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जी वो उन्होंने हमारी सफेद दाढ़ियां देख के उन्होंने समझ लिया हम बहुत बड़े हैं, अभी हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। सही है। और सारे फैशन डॉक्टर अली सब पता है, हमें भी पता है, हमारे पास भी माशाल्लाह बड़े जबरदस्त बच्चे हैं जो आते हैं और वो ऐसे ऐसे फैशन दिखाते हैं, तो हमें भी अंदाजा हो जाता है कौन कौन से फैशन चल रहे हैं। तो लेकिन वो आपको वही वाली बात है कि यू हैव टू कम फ्रंट, और आपको अपने आप को एन एग्जाम्पल बना के लीड कराना पड़ता है। लीड बाय एग्जाम्पल ना एक थियरी है बहुत बड़ी, मैनेजमेंट थियरी है, लीड बाय एग्जाम्पल। हम मैं उसके ऊपर कुछ मटेरियल मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करता हूँ, उसको आप पढ़ें। और आप सर मैं अस्पताल कल में में इलाज के हाँ। अलावा ना सर चीजें लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें। क्लिनिकल तो पढ़ाएं, वो तो कोर है ना, वो पढ़ाना है ना। हफ्ते महीने में 2 सेशन को ऐसे रखें जो नॉन क्लिनिकल टीचिंग हो आपकी, या हफ्ते में एक सेशन ऐसा रखें जो नॉन क्लिनिकल टीचिंग हो, जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन पढ़ाएं। एक आदत 15 मिनट का मूवी दिखाएं जिसके अंदर जी वो एक टाई सूटेड प्रोफेसर साहब खड़े हुए वो एक लेक्चर दे रहे हों। सक्सेस स्टोरी सुनाएं। प्लेसिबो इफेक्ट एक थियरी होती है, प्लेसिबो इफेक्ट, जिसके अंदर एक छोटी सी मैं बात कोट करता हूँ। जो हाथी का बच्चा होता है ना, जब तो उसको वो ना जंजीर से बांधते हैं पैर को,
और वो बड़े दरख्त के साथ उसको बांधते हैं ताकि उसको एक आदत हो जाए। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो उसको एक जूट की बाड़ से भी ना बांध के एक टहनी के साथ भी खड़ा कर देना, तो वो तोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको ये बात उसके दिमाग में इंप्रेशन फिट हो चुका है कि अगर मैं इसको जर्क दूंगा तो मेरा पाँव जख्मी होगा, क्योंकि उसके बचपन में जंजीर बांधने से जब वो जोर लगाता था तो जख्मी हुआ है। तो अब आप उसको जंजीर हटा दें, तो इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट की थ्योरी पढ़ाना शुरू करें इनको।